आज हम एक न्यू अपोक्लिप्स और नेक्रोमैंसर मैनहवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस सीरीज को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में कोई कह रहा है, आज से 25 साल पहले लगभग 2043 के साल में अचानक से अर्थ के ऊपर हेल गेट्स खुलना शुरू हो गया था, जो दुनिया के हर कोने में देखा गया था। जिस पोर्टल के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल के आने लगे, जिससे हमारा शांत वर्ल्ड बिल्कुल हेल में चेंज हो गया। लेकिन ये इसका अंत नहीं था, ये शुरुआत था ह्यूमैनिटी के एंड का। ये डिमेंशनल रिफ्ट्स एक नया ईरा लेकर आया, एक ऐसा ईरा जिसमें ह्यूमैनिटी का पूरा एनाइलेशन हो गया। लेकिन इस अपोकलिप्स के बीच एक अकेला इंसान, जो इन सभी खतरनाक मॉन्स्टर के बीच अभी तक सरवाइव कर पा रहा है। ये बोलते हुए हम एक मिस्टीरियस फिगर को देखते हैं, जो अपने हाथ में मॉन्स्टर का सिर लेकर वो किसी के पास आता है, जिसे देखकर एक बुढ़ा उसकी तरफ आता है। ये हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद वो जाकर उस शैडो कैरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो शैडो कैरेक्टर तुरंत एमसी के सामने सिर झुकाकर ग्रीटिंग्स करते हुए डीमन का सिर उसे ऑफर करता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ एक कोल्ड लुक के साथ देखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार में, जहां एमसी को डीमन हेड कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वही सन की ह्यूमन हो जो सिर्फ हाई रैंकिंग डीमंस को टारगेट करता है। लेकिन तुम ये काम किस मतलब के लिए कर रहे हो? जो सुन के बुढ़ा एमसी पैक मारने के बाद उसे कहता है, तू बहुत ज्यादा ही बात कर रहा है, कुछ समय तक रुक, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मैं एक बात बोलना तो भूल ही गया था, पहले जिस शैडो फिगर को हमने देखा था वो हमारा एमसी का समन सोल्जर है। एमसी की बात पूरी होने से पहले वो डीमन हेड चिल्लाकर कहता है, क्या तुम उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर रहे हो? इसके बाद हमें उस क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। ह्यूमैनिटी के खत्म होने के बाद सर्वाइवर ने एक अजीब क्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश शुरू की थी। ये एक ऐसी क्वेस्ट है जिस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल 6 मिलियन हाई क्लास डीमंस का सिर कटना पड़ेगा। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट करके पीछे जाकर एपोक्लिप्स को रोकना। ये बोलते हुए हमें एमसी के सामने उतने सारे हाई क्लास डीमन हेड को भी दिखाया जाता है। इसका मतलब हमारे मेन कैरेक्टर बुढ़े ने उतना हाई क्लास डीमन हेड को इकट्ठा कर लिया। फिर एमसी डीमन हेड को देखकर उस डीमन को कहता है, मैंने रिग्रेशन के लिए तुझे मिला के सभी डीमन हेड को इकट्ठा कर लिया। एमसी को देखकर सभी डीमन हेड उसे गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, पागल बुढ़े, तू ये सब करके क्या हासिल करना चाहता है? क्या तुम मानते हो उस बकवास क्वेस्ट को पूरा करके टाइम में पीछे जाकर फ्यूचर को बदल सकते हो? डीमन हेड की ये सभी बातें सुन के एमसी बिल्कुल कोल्डली कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। जो सुन के सभी डीमन हेड हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम इस जैसे बेकार रीजन के लिए इतना सब कर रहे हो? जिससे गुस्सा होकर एमसी एक डीमन हेड को मारते हुए कहता है, केवल इस कारण के लिए मैंने इस हेल में आखिर तक सरवाइव किया और तू इसे मीनिंगलेस बता रहा है। फिर और एक डीमन हेड उसे कहता है, लेकिन तुम जो भी कर लो, गॉड्स तुम्हें ऐसा करने से जरूर रोकेगा। क्या तुम उन सभी से अकेले निपट सकते हो? एमसी उसे कहता है, तुम उन सभी बीइंग को गॉड कहते हो, लेकिन मेरे लिए वो किसी मॉन्स्टर से अलग नहीं है। उन्हीं सभी ने पोर्टल खोलकर हमारे वर्ल्ड को हेल में बदल दिया है, और जिन लोगों ने इस क्वेस्ट को बनाया है वो कोई और नहीं, वही बीइंग्स खुद हैं। इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लेजेंडरी क्वेस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो तुमने फुलफिल्ड कर ली है, इसलिए तुम टाइम में पीछे रिग्रेस हो सकते हो। नोटिफिकेशन देखकर एमसी सभी डीमन हेड को कहता है, और कुछ गॉड को तो इस क्वेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। जो भी हो, इसमें मेरा क्या जाता है, मैंने तो सिर्फ रूल्स को फॉलो करके क्वेस्ट को पूरा किया है। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, रिग्रेशन के लिए जितना भी डीमन हेड चाहिए उतना है, और इस क्वेस्ट की एक कंडीशन था कि तुम्हें अर्थ के ऊपर अकेला सर्वाइवर होना चाहिए। तुमने इसे भी फुलफिल्ड कर लिया। जो देखकर एमसी गुस्से में कहता है, इस बार मैं हर एक को मार डालूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। तभी उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और सिस्टम कहता है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नेक्सस एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम के इतना बोलते ही एक लाइट बीम आता है जो एमसी को टाइम में पीछे ले जाता है। इसके बाद हम जवान एमसी को देखते हैं, जिसका आंख बिस्तर के ऊपर खुलता है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसके रूम की तरफ पागलों की तरह दौड़ते हुए जाता है। फिर वो अपनी बेटी के रूम का दरवाजा हड़बड़ी में खोल के चिल्लाकर कहता है, सोमिन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो देखता है उसकी बेटी आराम से सो रही है, जो देखकर वो शांत होकर पास्ट लाइफ में उसके साथ जो हुआ था वो उसके बारे में सोचता है, जहां वो अपनी बेटी को एक बिल्डिंग से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एमसी इतना घायल होता है कि उसके पास इतना पावर नहीं होता कि वो अपनी बेटी को ऊपर खींच पाए, और एमसी मन में कहता है, मेरा राइट हाथ बिल्कुल टूट चुका है और मेरा लेफ्ट हाथ काम नहीं कर रहा। हे भगवान, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। यही जीने के लिए मेरी आखिरी होप है। लेकिन वो आखिरी होप को भी एक मॉन्स्टर आकर खा लेता है। प्रेजेंट में वो ये सभी बातें सोच के बस रोने ही वाला था। उतने में उसकी बेटी नींद से उठ जाती है, जिसे देखकर तुरंत उसके रूम से बाहर आके कुछ समय तक तो शांत रहता है, लेकिन वो अपनी खुशी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, जिससे वो रोते हुए कहता है, पहले तो मुझे लगा था ये कोई सपना है, भगवान का शुक्रिया कि ये कोई सपना नहीं, रियलिटी है। कुछ समय बाद वो थोड़ा सा शांत होकर मन में कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि अपोक्लिप्स कब होने वाला है और उसमें क्या होगा। जब दुनिया में हेल गेट ओपन होना शुरू होगा, तभी से शुरू होगा एक न्यू वर्ल्ड और न्यू ईरा का। ये बोलते हुए वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के पानी
पानी पीते हुए सोचता है 25 साल तक मैंने हेल में सरवाइव कर पाया क्योंकि मेरे पास एक गोल था कि मुझे कैसे भी करके टाइम में पीछे जाकर मेरी बेटी सोमिन को बचाना है। फिर वो सोमिन अपनी बेटी की तरफ देखकर कहता है, इस बार कुछ भी हो जाए मैं पहले बार जैसा होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करके इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसमें मर ही क्यों ना जाऊं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुमने मैजिक पावर को गेंड किया है और तुम बेसिक लेवल स्पिरिट मैजिक को भी गेंड किया है और तुम्हारा लेवल 1 का स्पिरिट आई एक्टिवेट हो चुका है। नोटिफिकेशन को पाकर वो अपने हाथ के पावर को फील करके कहता है, मुझे तो लगा था मेरा सभी पावर खो दिया, लेकिन कुछ एबिलिटी अभी भी मेरे पास है। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमने बेसिक लेवल स्पिरिट मैजिक को पाया है और कोई स्पिरिट तुम्हें देख रहा है। जो सुन के एमसी अपने मरे हुए वाइफ की फोटो की तरफ देखकर कहता है, सुआ क्या ये तुम हो? जो सुन के उसकी वाइफ का स्पिरिट उसे पीछे से आके गले लगा लेता है। इसके बाद एमसी कहीं जाने के लिए तैयार होकर कहता है, मुझे नहीं पता कैसे रिग्रेशन के बाद भी मैं अपने पावर को वापस पा रहा हूँ। क्या ये टाइमलाइन को मैनिपुलेट करने के लिए हो सकता है और ये रिग्रेशन के लिए भी हो सकता है? फिर वो कहता है 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को अर्थ के ऊपर पहली बार हेल गेट ओपन होना शुरू होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सभी के बारे में पहले से ही पता है, जिन्हें 8 गॉड ने चूज किया था, जिन्हें 8 मार्शल स्टार कहते हैं। सभी गॉड के पावर के वजह से वो 8 लोग सभी ह्यूमैनिटी के सेवियर्स के नाम से फेमस था और गॉड्स के पावर के वजह से उन सभी का ग्रोथ किसी भी नॉर्मल हंटर से बहुत ज्यादा था। लेकिन मैं मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस की मदद से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो सभी मैंने पहले हासिल नहीं किया था। फिर वो एक टनल की तरफ देखकर कहता है, अर्थ के ऊपर एपोक्लिप्स शुरू होने में अभी तक 3 दिन बचा है, तो इस पल से मेरे पावरफुल बनने का शुरुआत होता है। ये बोल के वो उस टनल के अंदर आके कुछ ढूंढते हुए एक दुकान के अंदर जाता है। उसके दुकान के अंदर घुसने से पहले कोई कहता है, कितना अजीब बात है, यहाँ अभी तो किसी को नहीं होना चाहिए था। एमसी उसे कहता है, मुझे जितना लगता है तुम किसी बाहर वाले को यहाँ देख पाओगे, इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सुन के वो आदमी कहता है, इसे छोड़ो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? एमसी उसे कहता है, मैं यहाँ कुछ आइटम को खरीदने के लिए आया हूँ। यक्षा सुन के वो आदमी तुरंत एमसी के ऊपर अटैक करके गुस्से में उसे कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? यहाँ पता चलता है वो कोई इंसान नहीं, एक डीमन है। पहले मैं एमसी का नाम बता देता हूँ, मेन कैरेक्टर का नाम है नामगोंग। फिर नामगोंग यक्ष को कहता है, मैंने सुना था यहाँ मार्शल स्टार का ट्रायल हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, लगता है मैं गलत था। यक्ष उसे कहता है, जरा रुको, क्या तुम्हें कोई यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था? तो ये मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मुझे लगता है कि 8th मार्शल स्टार का सिलेक्शन अभी तक चल रहा है। जो सुन के नामगोंग कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे इतना जल्दी आया हूँ उस ट्रायल को जीतने के लिए। जो सुन के यक्ष जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम छोटे से चूहे, तुम जरूर उस लेजेंडरी क्वेस्ट को कंप्लीट करके टाइम में पीछे रिग्रेस हुए हो, नहीं तो तुम्हें इतना सब पता नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था मुझे इस जैसे क्वेस्ट के बारे में नहीं पता होगा? मुझे इस क्वेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। इस क्वेस्ट की मदद से कैसे तुम टाइमलाइन को मैनिपुलेट करके इस टाइमलाइन में रिग्रेस हुए हो। फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था टाइम में पीछे आके तुम अपना मन मुताबिक सब कुछ कर सकते हो? तुम और कुछ भी कर पाओ, उससे पहले मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल के रख दूंगा। तुम्हारा ये वर्ल्ड उन सभी गॉड्स का एक चेस गेम जैसा है, लेकिन तुम्हारे पास वो नॉलेज है जिससे तुम इस गेम को खराब करके उन सभी को पागल बना सकते हो। यक्ष से इतना सब कुछ सुन के नामगोंग उसके हाथ के अंदर 3 छोटी चाकू घुसा के कहता है, तुम्हारे ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। चाकू लगने की वजह से यक्ष दर्द के मारे चिल्लाते हुए एमसी को छोड़ के थोड़ा सा पीछे जाता है और नामगोंग धूल साफ करते हुए कहता है, मैंने तो ट्राई किया था तेरा हाथ काटने के लिए, लेकिन लगता है अभी मेरा बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं तेरा हाथ काट सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल आइटम भी नहीं है जिसके मदद से मैं ऐसा पावरफुल अटैक आसानी से कर सकूं। जो सुन के यक्ष एमसी को गाली देने लगता है और नामगोंग उसे कहता है, तुम इतना सब बात कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें रिग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जिसे सो कॉल्ड गॉड कहते हो, उन सभी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ किया था। तुम बोल रहे हो मेरी वजह से गॉड्स का खेल खराब हो सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसा कोई मॉर्टल के वजह से उन सभी को कोई फर्क भी पड़ सकता है? इतने में यक्ष नामगोंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम बकवास करने के अलावा रिग्रेशन के बाद फाइट भी कर सकते हो? उतने में नामगोंग उसे जम के एक छांटा मारता है। फिर उसे छांटा मार मार के नामगोंग उसका कुत्ता बना देता है और उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ डेकोरेशन के लिए है? रिग्रेशन के लिए मैंने उस क्वेस्ट को कंप्लीट किया जिसको पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। मैंने जितने सारे हाई क्लास डीमन को मारा है उतना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। नामगोंग से मार खा के यक्ष डर के मारे कांपते हुए मन में कहता है, मेरा यक्षा रेस बाकी बीइंग्स के डर को खा के जिंदा रहता है, लेकिन अभी मुझे किसी इंसान से बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। ये बोलते हुए उसका साइज छोटा हो जाता है, जो देखकर नामगोंग मुस्कुरा के उसे कहता है, मैं तुमसे बस 2 सवाल पूछने वाला हूँ। पहला, क्या मेरी दुनिया में हेल गेट खोलने से पहले तुम्हारे साथ के बाकी रेस के मॉन्स्टर इंसान को मार नहीं सकते? क्या ये एक रूल है? और मेरा दूसरा सवाल कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पे यक्ष को देखने इसलिए आया था। मुझे इसके बारे में पहले से पता था कि तुम किसी भी हालत में हेल गेट ओपन होने से पहले मुझे मार नहीं सकते। मारा
तो तुम गॉड्स के रूल्स को तोड़ दोगे। क्या मैंने ठीक कहा? सेकंड रैंक यक्षा रेस मेंबर ग्यूरियू अपना नाम नामगोंग के मुंह से सुन के यक्ष हैरान होकर कहता है, तुम्हें मेरे रियल नाम के बारे में कैसे पता चला? नामगोंग उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही है हम दोनों के बीच कितना गहरा कनेक्शन है, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता था। जो सुन के यक्ष की हालत खराब हो जाती है। तुम इसका फटा हुआ चेहरा देखकर समझ सकते हो इसका हाल कितना ज्यादा खराब हो गया। फिर वह थोड़ा सा हिम्मत जुटा के नामगोंग को चिल्ला के कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पास्ट लाइफ में मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट जैसा कुछ था? उसे चिल्ला के बात करता हुआ देखकर नामगोंग उसे सिर्फ घूर के देखता है, जिससे यक्ष की सभी हवा एक पल में निकल जाती है और वो डरते हुए मन में कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर में मुझे एक इंसान का सर्वेंट बनना पड़ेगा। इतना सोच के वो नामगोंग के सामने अपने स्टोर का पोटली खोलता है। उसके शॉप के सभी आइटम को देखकर नामगोंग मन में कहता है, यहाँ पे तो सभी आइटम का कीमत बहुत महंगा है। अपोकलिप्स के शुरुआती दिन में हर एक मॉन्स्टर को मारने के बाद डीमन का एक हेड मिलेगा। ऐसा चलता रहा तो मैं एक भी आइटम इस शॉप से नहीं खरीद पाऊंगा। मैं आप सभी से पहले बोल देता हूँ कि इस मैनहवा में स्टोर में किसी भी आइटम को खरीदने के लिए करेंसी डीमन हेड होता है। फिर नामगोंग कहता है, अभी तो 1 मिलियन डीमन हेड मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इतना मेरे लिए चिल्लर के सामान होगा। एमसी को इतना सोचता हुआ देखकर वो कहता है, तुम इतने ध्यान से सभी आइटम को क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पास तो एक भी डीमन हेड नहीं है। मेरे कहने का मतलब था तुम अभी इसमें से कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। तभी नामगोंग उसे एक आइटम को दिखा के कहता है, तुम मुझे इस आइटम को गिफ्ट करो। जो सुन के पहले तो यक्ष शांत रहता है, फिर चिल्ला के कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हें इस आइटम को गिफ्ट क्यों करूं? जो आइटम को नामगोंग ने यक्ष को गिफ्ट करने को कहा था उसका नाम है द यक्षा रेसेस पार्चमेंट। कोई यक्ष किसी को दोस्त बनाना चाहता है तो पहले वो इस आइटम को उसे देता है। आइटम को देखकर यक्ष चिल्ला के कहता है, क्या फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट? इसका प्राइस तो 80,000 डीमन हेड है। पहले तो तुमने मेरे हाथ में 3 चाकू को घुसाया, उसके बाद तुमने मेरे चेहरे के ऊपर कितने सारे चांटे मारे और तुम मुझे बोल रहे हो मैं तुम्हें फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट वाला आइटम गिफ्ट करूं। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं करने वाला। यहाँ से चले जाओ। जो सुन के नामगोंग उसके हाथ से एक चाकू को बाहर निकाल लेता है, जिससे वह दर्द में कराहते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? नामगोंग कार्टून सा फेस बना के कहता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से चाकू को निकाला है। जो सुन के यक्ष उसे कहता है, इस पॉइंट में तुम एक यक्ष बन चुके हो। उसके रोना धोना को सुन के नामगोंग उसकी तरफ 2 मिलियन वन फेंकते हुए कहता है, अगर तुम मेरी सब बात को ठीक से सुनो तो मैं बाद में तुम्हें 80 मिलियन पैसा और दूंगा। लेकिन यक्ष सभी पैसे को दूर फेंक के कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा ठीक से जानते हो कि 3 दिन बाद उन सभी कागज के टुकड़े का कोई भी कीमत नहीं होगा। उस पैसे को फेंकता हुआ देखकर नामगोंग उसे घूरते हुए कहता है, मेरा यकीन करो 2 साल बाद यही कागज का टुकड़ा एक काली रात में तुम्हें बचाएगा। जो सुन के यक्ष का हाल आप लोग देख ही सकते हो भाई, बिल्कुल अंधेरे में। फिर नामगोंग कहता है, तुम्हें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है बाद में किसका वैल्यू ज्यादा होगा और किसका वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगा। दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए, पैसे का वैल्यू हर टाइम में ज्यादा रहेगा। नामगोंग की सभी बात को सुन के यक्ष परेशान होकर कहता है, इंसान के लिए पैसा कोई बहुत बड़ी चीज हो सकता है, लेकिन हमारे रेस के लिए पैसा एक सादा कागज के अलावा कुछ नहीं है। इतना सोच के वो गुस्से में नामगोंग को कहता है, क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नामगोंग उसे कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में कोई भी प्रूव नहीं दे सकता। बोल के वो यक्ष के हाथ से लास्ट चाकू भी निकाल के उसे कहता है, ये तुम्हारा चॉइस है, मेरे बात के ऊपर यकीन करोगे या नहीं? 2 साल बाद जब तुम मरने वाले होगे तब तुम मेरी बात याद करके सोचोगे, काश मैंने उस पल नामगोंग के बात के ऊपर यकीन किया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चाकू को निकालने की वजह से यक्ष गुस्से में कहता है, मैंने सुना था नागा रेस सबसे बड़े ईवल होते हैं, लेकिन तुम उससे भी बहुत बड़े ईवल हो। बोल के वो फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट नामगोंग को देकर कहता है, तुम इस आइटम के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? नामगोंग उसे कहता है, मैं इसे मार्शल स्टार ट्रायल को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करूंगा। जो सुन के यक्ष पैसा उठाते हुए सोचता है, ये बकवास करने के लिए सबसे आगे है, और नामगोंग से कहता है, मेरे लिए इतना पैसा काफी होगा। मुझे आशा है कि तुम अच्छी तरह जानते हो तुम आगे क्या करने वाले हो। लेकिन तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। देखते हैं नामगोंग उस स्क्रोल को इस्तेमाल करके वहां का स्पेस तोड़ के एक सीक्रेट रूम ओपन करता है और उसके अंदर जाते हुए यक्ष को कहता है, तुम पैसा इकट्ठा कर लो और मैं जाकर गॉड से मिल के आता हूँ। लेकिन वो जैसे ही सीक्रेट रूम के अंदर पैर रखता है उतने में उसके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर आके पड़ता है और पीछे से यक्ष उसे ऐसा करता देखकर उसका हालत खराब हो जाता है। फिर नामगोंग उस प्रेशर को फील करने के बाद भी उस सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है और नामगोंग को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे यक्ष भी आता है, जिसको फॉलो करता हुआ देखकर नामगोंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन यक्ष अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन नामगोंग उसे घूरते हुए गुस्से में कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जो सुन के यक्ष घबराते हुए कहता है, मैं अपना काम के लिए यहाँ आया हूँ, इससे तुम्हें क्या? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मौत किस तरह होती है। और वो कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नामगोंग भी उसे परमिशन दे देता है। परमिशन पाकर लिटिल यक्ष उसे कहता है, मैंने इतना तो मान लिया कि तुम प्रीवियस लाइफ के नॉलेज के मदद से तुम्हें रून लैंग्वेज और मार्शल स्टार ट्रायल के बारे में पहले से पता था, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ मार्शल स्टार सीट को हथियाने के लिए चले आए। क्या मैंने ठीक कहा? नामगोंग उसकी बात को सुन के उसे कैजुअली कहता है, और बोलो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फिर लिटिल यक्ष निराश होकर कहता है,
ओरिजिनल यहाँ किसी और को होना चाहिए, लेकिन तुम उसके सभी फायदे को खाने वाले हो। मैं श्योर हूँ तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या तुम करंटली उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो? उसकी सभी बातों को सुन के नामगोंग हमें उस बंदे के बारे में बताता है। उसका नाम है गोस्ट वेल चोई हुएसु। वो 8th मार्शल स्टार में से एक था जो अनडेड की आर्मी को कमांड करता था, जो 8th मार्शल स्टार के में सेकंड सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सभी लोगों के लिए वो एक ऐसा कचरा था जिसको सभी किसी भी हालत में मारना चाहता था, क्योंकि वो एक साइकोपैथ था। अनडेड आर्मी का यूज करने के लिए एक अच्छी कंडीशन क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए चोई हुएसु ने साइकोपैथ की तरह जिंदा हेल्थी इंसान को मार के क्रॉप्स पपेट बनाने का एक्सपेरिमेंट करता था, और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन मैं उस सिचुएशन पे किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब हो पाया था। इतना सोच के वो यक्ष को कहता है, मैं उसके बारे में कोई भी सॉरी फील नहीं करता। जो सुन के लिटिल यक्ष उसे घूरते हुए कहता है, तुम कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले लाइफ में कितने ज्यादा महान थे, लेकिन इस लाइफ में तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूंगा कि तुम आगे से सावधान रहना। शायद तुम्हें पता हो तुम किसके घर में घुस आए हो। ये सुन के नामगोंग मन ही मन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे उसके बारे में कैसे नहीं पता होगा, जिसने मुझे पूरे 18 साल तक परेशान किया था। तभी अचानक एक आवाज आती है, लगता है कोई अनवेलकम गेस्ट आया है। सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है, तुम टेमर ऑफ 7 स्नेक के केव के अंदर आए हो। फिर वो टेमर ऑफ 7 स्नेक यक्ष को कहता है, ग्यूरियू तुम कैसे एक इंसान को यहाँ आने दिया? यहाँ बस मार्शल स्टार को आना अलाउड है, लेकिन मैंने इसे नहीं चुना था, मैंने किसी और को चुना था। उतने में नामगोंग उसे कहता है, तो तुम मुझे चूज नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तुम्हें मुझे शुरू से ही चुनना चाहिए था। जो सभी बात सुन के एक बड़ी रेड आई उसे घूर के देखता है, जिससे डर के मारे लिटिल यक्ष टेमर ऑफ 7 स्नेक को नामगोंग के बारे में कहता है। टेमर ऑफ 7 स्नेक, ये इंसान एक रिग्रेसर है। इसका मतलब ये है कि ये एक मर्डरर है जिसने 6 मिलियन हाई लेवल डीमन को मारा है। इसके बाद से हम टेमर ऑफ 7 स्नेक को शॉर्ट में 7 स्नेक बोलेंगे। जो सुन के 7 स्नेक कहता है, तो तुम वही हो जिसने हम सभी के गेम बोर्ड को पलट दिया, लेकिन फिर भी तुम मार्शल स्टार बनने के लायक नहीं हो। मैं अभी तक जितना समझा हूँ, ये मार्शल स्टार का मतलब है किसी गॉड का अपोस्टल बनना। तभी नामगोंग उसे कहता है, तुम खुद को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं हर एक चीज में चोई हुएसु से बेटर हूँ, फिर भी तुम मुझे चूज करना क्यों नहीं चाहते? जो सुन के 7 स्नेक नामगोंग के प्रीवियस लाइफ के हर एक मोमेंट को देख लेता है, और वो हंसते हुए कहता है, जिसने पूरे टाइमलाइन को चेंज करके रिग्रेस्ड हुआ और जिसने गॉड के सभी गेम को पलट दिया, क्या वो मेरा फॉलोअर था? जो सुन के नामगोंग एक लॉन्ग जंप मार के उस जायंट आंख के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसको दूर से यक्ष भी देखकर सिर्फ रिएक्शन देता है। तुम इसका रिएक्शन देख ही सकते हो। पंच मार के नामगोंग उसे कहता है, बोलने से पहले कुछ सोच लेना, मैं तुम्हारा कोई फॉलोअर नहीं था। तभी 7 स्नेक कहता है, ये कितना सरप्राइज की बात है, तुम इतने में कितना पावरफुल बन चुके हो। लेकिन नामगोंग उसके बात को सुन के मन में कहता है, जैसा मुझे लगा था, भले ही ये एक हाई लेवल बीइंग्स है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ नहीं जानता। जैसा मेरे पास जो अभी रिग्रेशन का पावर है, लेकिन मुझे ही ठीक से नहीं पता ये पावर मुझे किस लिए मिला है। मुझे लगता है ये पावर मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैं हेल के अंदर आखिर तक सर्वाइव कर पाया हूँ, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। तभी 7 स्नेक एक चुटकी मार के नामगोंग के चारों तरफ फायर से एक रिंग बना देता है, और वो कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास ये पावर क्यों है? जो सुन के नामगोंग उसे कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर हेल गेट खुला था, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं आखिर तक सर्वाइव कर पाया था। इसलिए मैं इस बार भी श्योर हूँ कि इस टाइमलाइन में भी मैं आखिर तक जिंदा रहूंगा। जो सुन के 7 स्नेक कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, बोल के वो चोई हुएसु को टेलीपोर्ट करके यहाँ लाता है, जिसको देखकर नामगोंग हैरान होकर कहता है, ये तो चोई हुएसु है। चोई हुएसु भी हैरान होकर कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम कौन हो? तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? लेकिन इतने में 7 स्नेक उसे पिचका के मार के नामगोंग को कहता है, मैं मेरा अपोस्टल किसी और को बनाने वाला हूँ। मैंने मार्शल स्टार को चेंज करके अपोस्टल कर दिया। मार्शल स्टार कैसा अजीब लगता है। फिर 7 स्नेक टेमर हंसते हुए कहता है, नामगोंग मैं तुम्हें अपना अपोस्टल चूज करता हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, द टेमर ऑफ द 7 स्नेक तुम्हें एक्नॉलेज किया है। इसी बीच नामगोंग के पैर के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम सक्सेसफुली स्नेक टेमर का अपोस्टल बन चुके हो, और अपोस्टल बनने से तुम स्नेक स्टोर ओपन कर सकते हो। जो देखकर नामगोंग भी मुस्कुरा के मन में कहता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। इसके कुछ समय बाद स्नेक टेमर नामगोंग को स्नेक ट्रेजर में लेके आता है, और उस ट्रेजर के 3 दरवाजा होता है, और उसे स्नेक टेमर कहता है, मैं अभी तुम्हारे लिए सिर्फ कॉपर का दरवाजा ही खोल सकता हूँ। तुम्हें उस रूम के अंदर से जो भी आइटम पसंद आएगा उसे तुम ले लेना, क्योंकि तुम मेरे अपोस्टल बन चुके हो। इसका मतलब एपोक्लिप्स के टाइम पे तुम्हें ह्यूमन रेस को लीड करना पड़ेगा। लेकिन इतने में नामगोंग उसे कहता है, क्या ये अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट सेरेमोनी तुम सभी गॉड्स के लिए कोई फेस्टिवल जैसा है? जो सुन के स्नेक टेमर कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन नामगोंग उसके बात को सुन के मन में कहता है, ये तो बस शुरुआत है मेरे पावरफुल बनने का। इसके बाद मुझे पूरा ताकत लगाकर सभी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इतना सोच के वो दोनों ट्रेजर के सिल्वर गेट खोल के अंदर चला जाता है, जिनको जाता हुआ पीछे से लिटिल यक्ष देख के मन में सोचता है, स्नेक टेमर को देखने से ही मेरा घुटना कांपने लगा है, और वो कितनी आसानी से उसके साथ कैजुअली बात करते हुए अंदर चला गया, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। फिर वो वहां बैठते हुए कहता है, उन दोनों को आने में कुछ टाइम तो लग ही जाएगा,
उतने में मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इसके कुछ टाइम बाद देखते हैं वो वहां बैठे हुए सो जाता है। तभी उसे नामगोंग ट्रेजर से बाहर आके कहता है, हे ग्यूरियू, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुन के यक्ष भी नींद से उठ के इसके लिए तुरंत मान जाता है। नहीं मानेगा तो नामगोंग उसके फ्यूचर के बारे में डरा कर उसका फील्डिंग लगा देगा। इसके बाद वो दोनों उस सीक्रेट रूम से बाहर आते हैं। तभी लिटिल यक्ष उसे कहता है, नामगोंग, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो ट्रेजर के अंदर क्या हुआ था? जो सुन के नामगोंग हाथ में एक आइटम लाते हुए कहता है, मैं अंदर बस आइटम को ढूंढ रहा था और अंदर कुछ नहीं हुआ। बोल के वो एक आइटम निकालता है जिसका नाम है मोनार्क लियोरिक्स हेडपीस। इस आइटम का ग्रेड लेजेंडरी है। सिस्टम इस आइटम के बारे में कहता है, ये आइटम हिस्ट्री के सबसे बड़े एरोगेंट किंग का हेलमेट है। तुम इसके मदद से ग्रेट स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हो, लेकिन इसका बैकलैश भी तुम्हें मिल सकता है। इसका यूज अगर कोई लिविंग बीइंग करता है तो उसका सभी लाइफ फोर्स खत्म होकर आखिर में वो मरा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर कोई डेड बीइंग करता है तो उसे ग्रेट पावर मिलेगा। आइटम को देखकर लिटिल यक्ष निराश होकर कहता है, मैं सोच रहा था तुम किस तरह का आइटम चूज कर रहे हो, लेकिन तुमने एक कचरे आइटम को सिलेक्ट किया है जिसको कोई जिंदा इंसान यूज कर नहीं सकता। तुमने इसे चूज क्यों किया? उसे ऐसा कहते हुए सुन के नामगोंग उसे गुस्से से घूरते हुए देखता है, जो देखकर उसका सब सवाल खत्म हो जाता है। नामगोंग के गुस्से को देखकर वो उसे मस्का लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था, तुम्हारा टेस्ट हमेशा ही सबसे अलग और सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन तभी नामगोंग उसे कहता है, ग्यूरियू, मुझे तुम्हारा आइटम का पोटली फिर से दिखाओ। जो सुनकर वो घबराते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी डीमन हेड नहीं है, क्या इस बार भी मुझे ही? लेकिन उतने में नामगोंग उसके तरफ डीमन हेड के पोटली को बढ़ाकर कहता है, ये लो 1 मिलियन डीमन हेड, इतने में तो तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। जो देखकर यक्ष चौंकते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने ये सब स्नेक टेमर जोर के पास से लिया है? नामगोंग भी उसे कैजुअली कहता है, तुमने ठीक कहा, जोर ने मुझे ये सब दिया है। फिर लिटिल यक्ष कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा, वो तुम्हें जो भी देता है उसके बदले में वो तुमसे उसका दुगुना वसूल लेता है। नामगोंग कहता है, ये बात मुझे पहले से ही पता है। जो सुन के यक्ष उसे घबराते हुए कहता है, तो तुम 1 मिलियन डीमन हेड के बदले में क्या प्राइस पे किया है? लेकिन नामगोंग उसके बात सुन के मुस्कुरा के कहता है, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? मैं उसे पे क्यों करूं? वही मुझे पे करेगा। उसे डर था कि मैं एक रिग्रेसर हूँ, इसलिए मैं कोई अलग गॉड का भी अपोस्टल बन सकता हूँ, इसलिए उसने मुझे एडवांस में ही 1 मिलियन डीमन हेड दिया है। लेकिन उसने एक कंडीशन रखा था कि मुझे उसका एक क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें मुझे पहले के जैसा ही 6 मिलियन हाई क्लास डीमन को मारना पड़ेगा। ये बोलते हुए हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसे स्नेक टेमर जोर ने लेजेंडरी क्वेस्ट को ऑफर किया था, जिसको हमारे एमसी ने बिना कुछ सोचे उस लेजेंडरी क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। जो सुनकर प्रेजेंट में लिटिल यक्ष घबराते हुए सोचता है, मैं किस पागल से बात कर रहा हूँ, इसने तो बिना कुछ सोचे हुए उस लेजेंडरी क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसी बीच नामगोंग सिस्टम में आइटम को चेक करते हुए यक्ष को कहता है, तुम ऐसे खड़े हुए क्या सोच रहे हो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया है, इसलिए जल्दी करो और तुम अपने आइटम का पोटली खोलो। जो सुन के लिटिल यक्ष डरते हुए अपना आइटम का पोटली ओपन करते हुए कहता है, तुम्हें इसमें से क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें ढूंढ कर देता हूँ। नामगोंग उसे कहता है, तुम मुझे एक अच्छा यूजेबल सोर्ड दो जो मेरे बजट में फिट बैठे, लेकिन उसका रैंक रेयर ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। जो सुन के यक्ष उसे 2 सोर्ड दिखा के कहता है, तुम जिन सोर्ड के बारे में बोल रहे हो उसके जैसा मेरे पास सिर्फ 2 सोर्ड ही है। जिन दोनों सोर्ड को नामगोंग देखकर कहता है, सिस्टम में इसके बारे में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब इफेक्ट नॉर्मल है। जितना मैं समझ पाया हूँ ये दोनों सोर्ड ही कर्स हैं। जो सुन के यक्ष जल्दी से और कोई सोर्ड पोटली में खोजते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये सभी आइटम बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए इसका बैकलैश भी बहुत ज्यादा ही होता है। लेकिन उतने में नामगोंग दोनों में से एक सोर्ड को चूज करके यक्ष को कहता है, मैं इस सोर्ड को चूज करता हूँ और मैं बाकी पैसे से सिर्फ ये वाला बैग खरीदूंगा। जो सुन के यक्ष उसे वो बैग देते हुए कहता है, जैसा तुमने कहा था, ये रहा तुम्हारा बैग, मैं इसे तुम्हें फ्री दूंगा। सच में पुरानी चीजों से छुटकारा पाना सच में एक सरदर्दी वाला काम है। फिर वो लालची फेस बना के कहता है, इसके बाद तुम्हारे साथ दोस्ती करना मेरे लिए उस बैग से भी ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन नामगोंग उसके बात को इग्नोर करके उससे टाइम पूछता है। यक्ष उसे टाइम 3 PM बताता है। जो सुन के नामगोंग उस स्टोर से बाहर जाते हुए यक्ष को कहता है, अभी तो दिन का वक्त है, फिर भी यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यक्ष उसे कहता है, क्योंकि यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है जिसे कोई पार करके यहाँ आ नहीं सकता। नामगोंग उसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया बैरियर लगा के, मैं इसका इनाम तुम्हें बाद में दूंगा। यक्ष इतने में अपने आप को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके उसे कहता है, तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हो? बोल के वो मन में सोचता है, क्या वो फ्यूचर में जो गॉड्स के अपोस्टल बनने वाले हैं उन सभी का शिकार करने जा रहा है? लेकिन तभी नामगोंग मुस्कुरा के उसे कहता है, इसके बाद जो भी काम है उसे तुम संभाल लेना, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। जो सुन के यक्ष बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन नामगोंग वहाँ से जाते हुए उसे कहता है, मेरी बेटी सोमिन का स्कूल खत्म होने का टाइम आ चुका है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद नामगोंग हमें कहता है, अर्थ के ऊपर हेल गेट खोलने में अभी बस 2 दिन बचा है। इन 2 दिन मैंने अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले हम दोनों शॉपिंग पर गए, उसके बाद वीडियो गेम खेला और इस तरह
नॉर्मल लास्ट दिन भी गुजर गया और वो दिन आ गया जिस दिन अर्थ के ऊपर हेल का पोर्टल ओपन होने वाला है। तभी सोमिन एमसी को कहती है, फादर आपने जिस दिन के बारे में मुझे पहले से बताते हुए आए हो, क्या वो फाइनली आ गया? नामगोंग उसे हाँ कहता है और सोमिन कहती है, सर्वाइवल के लिए जितना भी सामान चाहिए था मैंने उन सभी आइटम को अपनी सभी सेविंग लगाकर खरीदा है। नामगोंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो भी कहा था क्या तुम उसके ऊपर यकीन करती हो? सोमिन भी मुस्कुरा के उसे कहती है, ऑफ कोर्स आपके ऊपर शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं हमेशा ही आपके साइड रहूंगी डैड। जो सुन के नामगोंग भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तजोन नेशनल सेमेट्री में, जहाँ नामगोंग और उसकी बेटी आया है। वहाँ कोई नामगोंग को सल्यूट करके कहता है, सल्यूट कैप्टन नामगोंग। मुझे नहीं पता ये क्यों एमसी को सल्यूट कर रहा है, लेकिन नामगोंग उसके कंधे में हाथ रख के उसे कहता है, पब्लिक प्लेस में तो मुझे सल्यूट मत करो, हमें छुट्टी मिले हुए कितना ज्यादा समय गुजर चुका है। म्यूनघून उसे कहता है, छुट्टी हुए इतना टाइम हो चुका है, फिर भी आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी रहते हो। इसका मतलब नामगोंग एपोक्लिप्स से पहले एक आर्मी कमांडर था। नामगोंग उसके बात को सुन के कहता है, मेरे साथ अभी मजाक मत करो। म्यूनघून हंसते हुए कहता है, इसे छोड़ो, लेकिन अभी सोमिन कहाँ पर है? एमसी उसे कहता है, वो अभी कार के अंदर आराम कर रही है, वो सोल से इतना दूर बिना आराम किए यहाँ तक आई है, इसलिए वो थक गई होगी। जो सुन के म्यूनघून कहता है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे लिए तुम दोनों को इतना लंबा सफर करना पड़ा। नामगोंग उसे कहता है, माफी मत मांगो, मैंने उसे अपनी मर्जी से सोने दिया है, क्योंकि वो आज का दिन न देखे तो ही उसके लिए अच्छा होगा। जो सुन के म्यूनघून मजाक करते हुए उसे कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब मेरे चेहरे से था क्या? तभी नामगोंग सीरियस होकर कहता है, एक कारण की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया, सोल में नहीं। म्यूनघून, मैं तुमसे कुछ बात कहने वाला हूँ, ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्या तुम मेरे इस बात के ऊपर यकीन करोगे? ऑब्वियसली म्यूनघून भी उसके बात पर हंस देता है और उसे कहता है, चलिए भी बड़े भाई, आपको कोई अच्छा जोक सोच नहीं पा रहे हैं तो इतना खराब जोक भी मत मारो, क्या हम कोई मजा करने जा रहे हैं? जो सुन के नामगोंग सीरियस होकर कहता है, मैं भी आशा करता हूँ शायद ये एक जोक हो। नामगोंग को इतना सीरियस देखकर म्यूनघून भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तभी अचानक से पूरा आसमान हरे और काले रंग में ढक जाता है, जो देखकर आसपास के सभी लोग अपनी जान बचाकर किसी चीज से भागने लगते हैं और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जो सुन के म्यूनघून एमसी को चिल्लाकर कहता है, बड़े भाई हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सुन के नामगोंग यक्ष से खरीदा हुआ सोड को निकाल के ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है, क्या सच में यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन इन सभी को मारे बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। इसके बाद गॉब्लिन को देखते हैं जो इंसान के ऊपर हंसते हुए अटैक कर रहे होते हैं, जिसको देखकर म्यून एमसी को घबराते हुए कहता है, बड़े भाई आप ये कैसी बचकानी बात कर रहे हो, इसे छोड़ के हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुन के नामगोंग पीछे मुड़ के मुस्कुरा के उसे कहता है, म्यून इस बार जो कुछ भी हो जाए हम दोनों आखिर तक सरवाइव करेंगे। ये बोलते हुए हम देखते हैं उसके ऊपर काफी सारे गॉब्लिन अटैक करते हैं, जो देखकर म्यून डर के मारे एमसी का नाम जोर से चिल्लाता है। लेकिन नामगोंग उन सभी गॉब्लिन को बड़ी आसानी से एक ही सोर्ड स्ट्राइक से मारते हुए कहता है, म्यून तुम जल्दी जाकर सोमिन की प्रोटेक्शन करो। उसे इतनी आसानी से मॉन्स्टर को मारता हुआ देखकर वो कहता है, आप बड़े भाई इस सिचुएशन में क्या प्लानिंग कर रहे हो? लेकिन नामगोंग उसे एक सीरियस लुक से देखकर कहता है, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो और मेरी बात को सुनो। उसके बाद के गहराइयों को समझ के म्यून इसके लिए तुरंत मान जाता है। इसके बाद आसपास देखते हैं जहां एक लड़की को गॉब्लिन बस मारने ही वाला था कि तभी वहां नामगोंग आके उसे बचा लेता है और वो आसमान में ऊपर एक आंख को देखता है जिसके अंदर से सभी मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसे स्नेक टैमर जोर कहता है, क्योंकि तुम मेरे अपोस्टल बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम ही अकेले ऐसे इंसान हो जिसने लाइफ और डेथ को समान तरीके से फील किया है। अगर तुम किसी को बचाने के लिए हमेशा फाइट करते रहोगे, उस टाइम में तुम्हारी वजह से भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। फिर वो क्रेजी तरीके से हंसते हुए कहता है, इसलिए तुम्हें हमेशा सेल्फिश होकर काम करना पड़ेगा। यही एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर द स्नेक टैमर की अपोस्टल को चलना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, फिर भी तुम्हें इस पाथ के ऊपर चलना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में वो ये सब सोच के मन में कहता है, मुझे अभी ताकत की जरूरत है, भले ही इसके लिए मुझे सेल्फिश बनना पड़ा तो भी मैं बनूंगा। ये सोच के वो समनिंग मैजिक करते हुए कहता है, आप सभी मर चुके हैं, फिर भी क्या इस लाइफ में आप सभी मेरी मदद कर सकते हो? हमारा वर्ल्ड खतरे में है, इसलिए इस दुनिया को बचाने के लिए मेरे होमलैंड के सभी स्पिरिट मेरे पास आओ। जो सुन के कब्रिस्तान से कुछ स्पिरिट निकल के उसके पास आता है। इन सभी स्पिरिट को कंट्रोल करने में उसे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वो हार न मान के स्पिरिट समनिंग को सक्सेसफुल कर लेता है, जिससे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम्हारे आसपास काफी सारे लेवल 2 के बहुत सारे स्पिरिट को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन तुम्हारा अभी समन का कैपेबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए तुम लेवल 2 के 3 नाइट को ही समन कर सकते हो। ये बोलते हुए हम देखते हैं कब्रिस्तान से 3 स्पिरिट निकल के नामगोंग के पास आके घुटनों में बैठकर उसे रिस्पेक्ट देता है और नामगोंग उन सभी को ऑर्डर देता है सभी सिविलियंस को बचाने के लिए। इसी बीच म्यून और सोमिन को देखते हैं जहाँ म्यून गॉब्लिन को देखकर कहता है, ये सभी इतना ज्यादा कैसे हो सकते हैं, सिर्फ आते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और उस तरफ के सभी मॉन्स्टर को बड़े भाई अकेले ही डील कर पा रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। सोमिन
म्यून इतनी भाग दौड़ के बाद भी मजे से सोई हुई है। क्या इसे फाइट में कोई चोट तो नहीं लगी? फिर वो सामने हेल पोर्टल की तरफ हैरान होकर देखकर कहता है, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हमें इन सभी मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर पीछे से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर स्नीक अटैक करता है, लेकिन उतने में नामगोंग का शैडो मॉन्स्टर आके उस गॉब्लिन को एक सोर्ड स्ट्राइक में 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसे देखकर वो खुशी से पीछे मुड़ के कहता है, क्या बड़े भाई आ चुके हैं? फिर वो नामगोंग से पूछता है, बड़े भाई ये सभी मॉन्स्टर कौन है और ये सभी क्यों हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं? नामगोंग उसे कहता है, मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम इस सोर्ड को ले लो। मैंने बहुत सारे गॉब्लिन को मार दिया है, फिर भी आसपास काफी ज्यादा गॉब्लिन अभी तक मौजूद हैं। म्यून, तुम पहले केंडो के चैंपियन रह चुके हो, इसलिए तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। जो सुन के म्यून सोर्ड को लेते हुए कहता है, मैंने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी सोर्ड नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर वो सोर्ड को पकड़ के चिल्ला के कहता है, मास्टर आप अपने इस बेकार डिसाइपल को माफ कर देना, आपको दिया हुआ वादा तोड़ने के लिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए आप बाद में मुझे पनिश कर सकते हो। ये बोलते हुए अचानक वो कार्टून सा फेस बना के एमसी से पूछता है, बड़े भाई क्या आप इस सोर्ड का नाम बता सकते हो? इसके बाद कुछ लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बचने के लिए एक ऊंची दीवार के ऊपर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एक बच्चा ऊपर आ नहीं पाता, जो देखकर उसकी मदर रोते हुए चिल्लाने लगती है। उसे पीछे से एक आदमी रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ जा नहीं सकती, तुम वहाँ चली गई तो बच्चे के साथ तुम भी मर जाओगी। तभी उस छोटे बच्चे के पीछे एक गॉब्लिन आके बस उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी म्यून वहां आके उस मॉन्स्टर को मार के बच्चे को सेव कर लेता है। और पीछे से नामगोंग उसके फाइट को देखकर मन में कहता है, मैं कभी भी ओपन एरिया में अपना ताकत शो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें इस मैटर को संभालने के लिए दे रहा हूँ म्यून। फिर नामगोंग उसे बारे में कुछ कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में वो आर्म्ड गार्डियंस क्लैन का लीडर था, चॉय म्यून द टाइसन सोर्ड। फिर वो कुछ शैडो सोल्जर को निकाल के मन में कहता है, मैं सबका मदद ओपनली नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शैडो वॉरियर तो कर ही सकता है। इसके बाद म्यून और शैडो वॉरियर सभी गॉब्लिन को गाजर मूली की तरह आसानी से काटने लगते हैं। कुछ समय बाद म्यून एक गॉब्लिन को मार के कहता है, लगभग मैंने सभी को मार दिया है। फिर वो फाइट के वजह से थक के नीचे बैठकर कहता है, मुझे लगता है फाइनली अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी वो किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने का आवाज सुन के घबराते हुए कहता है, ये क्या था? हमने तो लगभग सभी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार दिया था। और नामगोंग उस आवाज को सुनकर सोचता है तो वो फाइनली आ चुका है। तभी उनके सामने एक बड़ा गॉब्लिन आके खड़ा हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है ये एक गॉब्लिन वॉरियर है। तभी गॉब्लिन वॉरियर म्यून के ऊपर उसके बड़े सोर्ड से अटैक करता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गॉब्लिन वॉरियर की स्ट्रेंथ उसे बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा पावर लगा के म्यून को दूर फेंक देता है। फिर अचानक उसे वही हालात में छोड़कर वहां से गॉब्लिन वॉरियर चला जाता है। पीछे से नामगोंग आके उसे कहता है, फाइट में तुम्हारा कोई हड्डी नहीं टूटा क्या? सब कुछ ठीक ठाक तो है? जो सुन के म्यून कहता है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन ये फाइट के बीच सडनली रुक के कहा जा रहा है। नामगोंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये श्राइन की तरफ जा रहा है। जो सुन के म्यून हैरान होकर कहता है, क्या श्राइन में? लेकिन क्यों? फिर नामगोंग उसे कहता है, क्योंकि वहाँ वो गॉब्लिन मरे हुए डेड बॉडी को गॉब्लिन लॉर्ड को ऑफर करके अपना संख्या बढ़ा लेगा, इसलिए हमें जल्दी जाकर उनके रिचुअल पूरा करने से पहले रोकना पड़ेगा। तभी म्यून कहता है, वो श्राइन एक मेमोरी टावर है, वो लोग वहाँ इस तरह का घटिया रिचुअल कैसे कर सकते हैं? फिर वो नामगोंग से पूछता है, इसे अभी छोड़ते हैं, मुझे पहले आप ये बताओ, आपको इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? जो सुन के नामगोंग कहता है, मुझे ये सब पता इसलिए है क्योंकि ये मेरा सेकंड लाइफ है। जो सुन के पहले तो वो शांत रहता है, फिर वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, ये आपका सेकंड लाइफ है, तो हम जल्दी से जाकर सभी मॉन्स्टर को मार डालते हैं। उसे देखकर नामगोंग कहता है, शांत हो जाओ, हम उसे मार भी डालें फिर भी गॉब्लिन के प्लान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें गॉब्लिन वॉरियर को हराने के लिए पहले उन सभी का बॉस गॉब्लिन लॉर्ड को हराना पड़ेगा। कुछ समय बाद दोनों को श्राइन के अंदर देखते हैं, जहाँ म्यून चुपके से गॉब्लिन लॉर्ड को देखकर कहता है, देखकर लगता है कि गॉब्लिन लॉर्ड बिल्कुल गॉब्लिन वॉरियर से उल्टा किसी का एक पंच भी झेल नहीं सकता। जो सुन के नामगोंग साइड से उसे कहता है, क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको गार्ड करने के लिए हमेशा गॉब्लिन वॉरियर आसपास रहता है। फिर म्यून सोमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या इस फाइट से सोमिन ठीक रहेगी? नामगोंग उसे कहता है, इसलिए मैंने पहले उसे गहरी नींद में सुला दिया था और सोमिन की चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बार मैं उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ शैडो स्पिरिट को यहाँ छोड़कर जाऊंगा। बोल के वो एक शैडो स्पिरिट समन करके म्यून को कहता है, हमें गॉब्लिन लॉर्ड के पास पहुंचने से पहले गॉब्लिन वॉरियर को मारना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं, फ्यूचर में इससे भी बहुत खतरनाक सिचुएशन आएगा जिसमें तुम इससे भी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? इसके बाद गॉब्लिन वॉरियर को देखते हैं, जहाँ अचानक किसी तरफ देखता है। फिर देखते हैं नामगोंग को, जहाँ वो गॉब्लिन वॉरियर के ऊपर अचानक पीछे से स्नीक अटैक करता है। जो अटैक डायरेक्टली जाकर गॉब्लिन वॉरियर को हिट करता है, जिससे गुस्सा होकर वो नामगोंग के ऊपर सोर्ड से एक खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, जिसे नामगोंग आसानी से डॉज करके तेजी से उसके पास जाकर पॉइजन
नीडल से उसके ऊपर अटैक करता है और चिल्ला के म्यून को बोलता है। सिग्नल पके म्यून ऊपर से उड़ते हुए आके एक खतरनाक स्ट्राइक गॉब्लिन वॉरियर के गले के ऊपर करता है, लेकिन म्यून का पावर कम होने से वो उसके गले को काट नहीं पाता, जो देखकर वो कहता है क्या मेरा अटैक उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। फिर वो थोड़ा सा पीछे आके नामगोंग को कहता है मेरा अटैक तो काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारा वो पॉइजन नीडल का अटैक बहुत बढ़िया था, वो तुम्हें कहाँ से मिला। जो सुन के नामगोंग उसे यक्षा की दुकान के बारे में बता देता है। फिर म्यून कहता है जैसा लगा था सोल के मार्केट से सब कुछ मिल जाता है, मुझे भी कुछ यूजफुल आइटम पहले खरीद लेना चाहिए था। जो सुन के नामगोंग उसे कहता है तुम कैसी बकवास बात कर रहे हो, गॉब्लिन लॉर्ड के आने से पहले हमें गॉब्लिन वॉरियर से निपट लेना चाहिए। तभी गॉब्लिन वॉरियर उन दोनों के ऊपर गुस्से में अटैक करता है, जिसे नामगोंग बड़ी आसानी से डॉज करके इस बार 3 पॉइजन नीडल निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है। जो नीडल सीधे जाकर गॉब्लिन वॉरियर की छाती पर लगती है, जिससे वो पैरालिसिस होकर नीचे गिर जाता है। जिस सिचुएशन का फायदा उठाकर म्यून तुरंत आके उसका सिर उड़ाकर कहता है इस बार मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। गॉब्लिन वॉरियर को मारने के बाद म्यून कहता है उसकी हड्डी कितना ज्यादा मजबूत था, जिसे काटने की वजह से मेरा हाथ दुखने लगा है। जिम करके जो बाइसेप्स बनाया था वो कुछ तो काम आया। और नामगोंग उस गॉब्लिन के बॉडी को देखकर कहता है तुम अपना गार्ड डाउन मत करो, अभी भी गॉब्लिन लॉर्ड जिंदा है। फिर वो चारों ओर देखकर कुछ कहने वाला था, तभी अचानक से म्यून को चिल्ला के कहता है तुम्हारे साइड में देखो वहाँ गॉब्लिन लॉर्ड है। लेकिन उतने में गॉब्लिन लॉर्ड म्यून के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन तभी गॉब्लिन लॉर्ड के उस अटैक को नामगोंग के एक शैडो सोल्जर आके रोक लेता है। लेकिन अटैक इतना पावरफुल था जिसे रोकने की वजह से वो शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देख के नामगोंग मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये सभी शैडो सोल्जर लो ग्रेड स्पिरिट है, इसीलिए इनको हराना सभी के लिए बहुत ज्यादा ही आसान है। सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है तुम्हारे पास अभी 2 समन्ड स्पिरिट सोल्जर हैं। और तभी म्यून गुस्से में गॉब्लिन लॉर्ड को गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे गॉब्लिन लॉर्ड बड़ी आसानी से शील्ड बना के ब्लॉक करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करके म्यून को दूर फेंक देता है। अटैक को देखकर वो कहता है ये कैसा अटैक था। नामगोंग उसे पीछे से कहता है ये उसके शील्ड का स्पेशलिटी है, ये कोई एडवांस मैजिक स्पेल नहीं था, फिर भी अभी के लिए इस मैजिक को देखना किसी रेयर चीज से कम नहीं है। जो सुन के म्यून कहता है उसका शील्ड इतना स्पेशल है तो हम इसे कैसे हराएंगे। नामगोंग उसे जवाब देता है इसका सिर्फ एक ही जवाब है, तुम्हें ताकत लगा के उसके शील्ड को क्रश करना पड़ेगा। जो सुन के हैरान होकर म्यून बोलता है अभी हम दोनों का जो स्ट्रेंथ है उसे मिला भी दें तब भी हम उसके शील्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उतने में नामगोंग उसे यक्ष का कर्स सोड देते हुए कहता है तुम जितने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हो तो इसे सोड के ऊपर छोड़ दो। फिर म्यून उस कर्स सोड को लेकर कहता है मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। तभी नामगोंग उसे कहता है ये एक कर्स्ड सोड है जिसके अंदर एक सोल बंधा हुआ है। फिर वो सीरियस होकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कुछ भी हो जाए सोड को कभी भी मत छोड़ना। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है रीबल 2 की स्पिरिट तुम्हें देख रहा है। दूर से गॉब्लिन लॉर्ड उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर वो बाकी गॉब्लिन को उनके ऊपर अटैक करने को भेजता है। गॉब्लिन को देखकर नामगोंग एक छोटी सी ब्लेड निकालता है जिसे एक गॉब्लिन के ऊपर मारता है, जिससे वो ब्लेड ब्लास्ट होकर बहुत सारे गॉब्लिन को एक बार में मार देता है। जो देखकर नामगोंग मन में कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया हूँ, बाकी कीड़े मकोड़े को तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा म्यून। तभी म्यून को देखते हैं जिसके ऊपर कर्स हबी होने लगता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सोड के सोल के साथ मर्जिंग होना शुरू हो चुका है। सोड के स्पिरिट धीरे धीरे खून के प्यासा होने लगा है। तभी म्यून गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए जाता है। इस तरीके से हंसते हुए देखकर गॉब्लिन लॉर्ड बिल्कुल फटी हुई हालत में डर के मारे चिल्ला के उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन अभी म्यून की पावर इतना ज्यादा होता है कि वो उसके अटैक को बीच में से काटते हुए और भी ज्यादा तेजी से पागलों की तरह हंसते हुए उसके पास जाकर पहले उसके शील्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे शील्ड की बैंड बच जाती है और गॉब्लिन लॉर्ड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है आप लोग देख ही सकते हो। फिर म्यून उसके प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ के उसे फाइनली मार देता है। गॉब्लिन लॉर्ड के मरने की वजह से आसमान में जो आंख खुला था वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है और बाकी छोटे मोटे गॉब्लिन को नामगोंग के शैडो सोल्जर बहुत आसानी से मार के साफ कर देता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सक्सेसफुली गॉब्लिन लॉर्ड को एलिमिनेटेड कर दिया गया है, इसलिए 150 मीटर रेडियस में जो कोई भी है उन सभी को बेसिक ग्रांट रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद म्यून होश में आता है और वो गॉब्लिन लॉर्ड को मरा हुआ देखकर कंफ्यूज्ड होकर कहता है बड़े भाई ये मॉन्स्टर कैसे अचानक से मारा गया और वो सभी खजाने का बॉक्स अचानक से कैसे यहाँ आ गया। जो सुन के नामगोंग उसे कहता है तुमने ही उन सभी को मारा है और ये उसी का ही रिवॉर्ड हमें मिला है, तुम यहाँ आके देख लो क्या आइटम तुम्हें पसंद आता है। इसके बाद कुछ आइटम जैसे गॉब्लिन लॉर्ड का ऑर्नामेंट्स, गॉब्लिन लॉर्ड का फेवरेट और गॉब्लिन लॉर्ड का ब्रेसलेट, उन 3 आइटम को म्यून लेता है और वो कहता है देखकर लगता है कि ये सभी आइटम बहुत बढ़िया होंगे, इसलिए सभी को बड़े भाई तुम्हें ही ले लेना चाहिए। नामगोंग उसे कहता है नहीं नहीं
मुझे ये आइटम की जरूरत नहीं है, तुम ही उन सभी आइटम को यूज करो, क्योंकि मैंने कुछ अलग आइटम को चूज किया है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमने गोब्लिन लॉर्ड का हार्ट, जिसका ग्रेड है रेयर, जिसे देखकर म्यून हैरान होकर कहता है, आइटम को देखकर ही पता लग रहा है ये एक बढ़िया आइटम है। तभी नामगोंग उस हार्ट को छोटा करते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक बढ़िया आइटम है। फिर भी जिसके पास जन्म से मैजिक का इनेट टैलेंट नहीं है, उसके लिए ये वैल्यूएबल आइटम भी कचरे के अलावा कुछ नहीं है। फिर वो गोब्लिन हार्ट को इन्वेंट्री में रखते हुए सोचता है, जब अगली बार हेल गेट खुलेगा तब मैं किसी के साथ हाई प्राइस में एक्सचेंज कर लूंगा। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, एक टैलेंटेड मैजिक यूजर को डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम उसके रिवॉर्ड के साथ इसे ट्रेड करना चाहोगे? नोटिफिकेशन देखकर वो सोचता है, सिस्टम खुद ही किसी को ढूंढ लेगा। मुझे तो नहीं पता था प्रीवियस लाइफ में ऐसा भी कुछ फीचर था, और ऐसा भी हो सकता है कि सोमिन से मिलाने के लिए मैं हमेशा मॉन्स्टर को मारने में बिजी था, इसलिए कभी भी सिस्टम के इस फीचर को यूज ही नहीं कर पाया। फिर वो गोब्लिन हार्ट को देखकर मन में कहता है, फिर भी ये बहुत ज्यादा ही अजीब मैटर है, नहीं मुझ में नहीं म्यून में मैजिक का कोई इनर टैलेंट है। फिर सिस्टम किसको मैजिक टैलेंटेड के रूप में डिटेक्ट कर रहा है, जो सोच के नामगोंग सिस्टम को ट्रेड के लिए परमिशन दे देता है। परमिशन पाकर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, मैजिक पोटेंशियल टारगेट कंफर्म हो चुका है, बोल के सिस्टम उस आइटम को नामगोंग से लेकर साइड में जो सोमिन सोई हुई थी उसके बॉडी में अब्सॉर्ब कर देता है, जो देखकर नामगोंग सोमिन के लिए परेशान होते हुए सिस्टम को चिल्ला के रोकने को कहता है, लेकिन उतने में सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है और नोटिफिकेशन देता है, होस्ट का मैजिक ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ा के लेजेंडरी ग्रेड तक कर दिया गया है। फिर नामगोंग अपने बेटी के पास आके उसे देखते हुए मन में कहता है, किसे पता था सोमिन के अंदर मैजिक का इनेट टैलेंट छुपा हुआ है। मेरे प्रीवियस लाइफ में पहली बार जब हेल गेट खोला था उसमें ही मैंने सोमिन को खो दिया था, जिस वजह से मुझे इसके बारे में पता चल नहीं पाया। लेकिन यहाँ जिसे देखकर सबसे ज्यादा मैं हैरान हुआ हूँ वो है सोमिन का मैजिक ग्रेड एपोक्लिप्स के शुरुआती दिनों में ही लेजेंडरी होना। ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन मैजिक के टॉप लेवल को हासिल कर सकती है। इसके जैसा जीनियस मैंने मेरे प्रीवियस लाइफ में भी नहीं देखा। फिर वो कहता है, सच में ये एक अमेजिंग बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सोमिन के हाथ में खून लगना तय है। फिर साइड से म्यून नामगोंग को अचानक इतना सीरियस देखकर वो उसे कहता है, बड़े भाई आप चाहते तो सोमिन के मैजिक पावर को अवेकन होने से रोक सकते हो। क्या मैंने ठीक कहा? मैं ऑनेस्टली बोलूं तो धीरे धीरे हम जैसे अडल्ट लोगों के लिए मॉन्स्टर से निपटना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमें सिचुएशन के साथ ही चलना चाहिए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, भले ही दुनिया हेल में कन्वर्ट हो जाए फिर भी बच्चे को हमेशा खुश रखना हम एडल्ट का जिम्मेदारी होता है। इसके बाद सोमिन नींद से उठ के उन दोनों को देखकर हैरान होकर कहती है, डैड अंकल आप दोनों मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? सोमिन को देखकर म्यून हंसते हुए कहता है, ओ प्यारी सी सोमिन, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जब देखा था उसके मुकाबले में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। क्या तुम अंकल के साथ एक एयरप्लेन राइड पे जाना चाहोगी? जो सुन के सोमिन वहाँ से उठते हुए कहती है, मैं अभी कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। फिर वो चारों तरफ देखकर कहती है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ असल में हुआ क्या था। तभी उसका ध्यान सभी मॉन्स्टर और सिविलियंस के डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है, जिससे देखकर वो डरते हुए गुस्से में नामगोंग को कहती है, क्या आपने मुझे नहीं कहा था कुछ भी हो जाए हम इस सिचुएशन को एक साथ सॉल्व करेंगे? क्या इसीलिए आप पहले कुछ दिन से मुझे इसके बारे में बताते हुए आए हो? जो सभी बात सुन के नामगोंग उसे नींद से न उठाने के लिए सॉरी कहता है। तभी कुछ समय पहले हम जिस बच्चे को देखा था जिसे गॉब्लिन मॉन्स्टर मारने वाला था और उसे म्यून आके सेव किया था, वो छोटा बच्चा सोमिन की हाथ पकड़ के रोते हुए कहता है, मेरी मदर की मदद करो प्लीज। फिर देखते हैं उसके मदर को, जिसे किसी गॉब्लिन ने पहले ही सैडली मार डाला है। जो देखकर सोमिन उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है और तो वो कुछ कर नहीं सकता। जो उसे शांत करा रहा है उसको तो ये भी नहीं पता है फर्स्ट मॉन्स्टर वेव कब आया था। इस टॉपिक को छोड़ते हैं। फिर म्यून सोमिन को देखकर नामगोंग को कहता है, मुझे लगता है कि सोमिन बिल्कुल आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग और बहुत ब्रेव है। जो सुन के नामगोंग उसे कहता है, वो मेरी तरह नहीं, शायद वो उसकी मदर की तरह है। फिर वो निराश होकर कहता है, मैं इतना डर गया था कि अपने बच्चे को 4 दीवारों के अंदर बंद करके रखना चाहता था। सच में मैं कितना कमजोर हूँ। तभी म्यून उसे कहता है, आप जिसके लिए इतना परेशान हो वो तो एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप एक फादर हो। जो सुन के नामगोंग भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। इसी बीच सोमिन उसे कहती है, डैड हम इसे भी अपने साथ ले जाएंगे। जो सुन के नामगोंग उसे सीधा मना करते हुए कहता है, अभी एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, इसका मतलब कहीं न कहीं शेल्टर जरूर होगा और वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेगा, इसलिए हम इसे नहीं ले जा सकते। फिर भी सोमिन उससे कहती है, ये अकेला छोटा बच्चा है, हम इसे एपोक्लिप्स के टाइम पे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? लेकिन फिर भी नामगोंग उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। जो सुन के वो निराश होकर कहती है, अकेला रहना सच में बहुत ज्यादा डरावना होता है। जब मॉम हमें छोड़ के हेवन चली गई थी तब भी मैं अकेली थी। तभी पीछे से स्नेक टेमर जोर आके कहता है, देखा पहले मैंने तुम्हें इसके बारे क्या कहा था, हमेशा सेल्फिश बने के लिए। क्या वो काम आया? जो इंसान जिंदा रहते हुए मौत को कमांड कर सकता है, क्या वो इसके बाद मेरे बात को सुनेगा? जिससे देखकर नामगोंग पीछे मुड़ के कहता है, क्या तुम जोर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जोर कहता है, आसपास के हालात को देखकर पता चल रहा है तुम लोगों ने मिलकर गॉब्लिन लॉर्ड को बड़ी आसानी से मार डाला। हमने जो प्लान किया था उसमें गॉब्लिन का रिचुअल अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था और सिटी के अंदर चारों तरफ गॉब्लिन होना चाहिए था, लेकिन इन सभी में काफी बड़ा ट्विस्ट आया है। जो सुन के नामगोंग उसे कहता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे अपोस्टल को एक्टिव रहना उसके लिए ठीक नहीं है? लेकिन उसके बात को सुन के जोर हंसते हुए कहता है,
जरूर तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, लेकिन कुछ नैरो माइंड हायर बीइंग्स इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन लोगों ने तो अपोक्लिप्स शुरू होने से पहले तुमने जो डेथ स्पिरिट को समन किया था उसके ऊपर भी खुश नहीं थे। तभी नामगोंग उसे कहता है, मेरे पास जो तरीके हैं उसे करना में क्या गलती है। उन सभी को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें कह देना वो लोग भाड़ में जाए, मुझे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जोर मुस्कुरा के कहता है, वो सभी की बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट हेल गेट खत्म होने के बाद यहाँ चारों ओर डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। नामगोंग उसे कहता है, असल में तुम किस मैटर के बारे में बात कर रहे हो? जो सुन के जोर बोलता है, यहाँ कुछ भी बैलेंस नहीं है। तुम मरे हुए बीइंग्स की पेट्रियोटिक सोल्स को कंट्रोल कर सकते हो और तुम एंशिएंट गॉड और हीरो का भी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? फिर नामगोंग उसे कहता है, तुम इसके बाद मुझे सभी रूल्स के बारे में बताओ। उससे पहले मैं तुम्हें बोल दूं, मेरा स्टेटस अभी लो है, इसलिए तुम मुझे किस तरीके से डिफेंड करोगे उसके बारे में सोच लो। जो सुन के जोर कहता है, मुझे लगा ही था तुम मुझे कुछ ऐसी बात बोलोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर को लेकर आया हूँ। नामगोंग कहता है, क्या एक ऑफर? वो भी मेरे लिए? तुम्हारा ऑफर क्या है? फिर जोर कहता है, मेरा ऑफर बिल्कुल सिंपल है, एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। तुमने पहले ही बहुत ज्यादा रूल्स को तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें इसका प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। नेचुरली रूल को जो भी फॉलो नहीं करता उन सभी को कुछ न कुछ सजा भुगतना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा दोस्त हम लोगों का भी है, इसलिए तुम्हारी सजा को एक जिंदगी से खत्म करेंगे। बोल के वो सोमिन के पास जो छोटा बच्चा है उसे दिखा के कहता है, उस लड़की के पास जो छोटा बच्चा है तुम प्लान कर रहे हो उसे यहाँ छोड़कर जाने के लिए। इससे बढ़िया होगा तुम उसे अभी ही मार डालो, तुम्हारे सभी गलती भी माफ हो जाएगा और बाद में भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सोमिन जो करती है उसे देखकर ही पता चलता है, लड़की की दिमाग उसके घुटने में होता है। इसीलिए मैं कभी भी मनवा में किसी लड़की पसंद नहीं करता, तुम लोग ही देख लो वो क्या करती है। फिर जोर के बात सुन के सोमिन उसे चिल्ला के कहती है, तुम कहाँ से आके तभी से बकवास कर रहे हो? बोल के वो जोर को एक मुक्का मार देती है। मुझे तो यकीन नहीं होता भाई, नामगोंग तुमने अपने बेटी को क्या सिखाया है? किसी के ऊपर अचानक से ऐसे अटैक करेगा जिसके साथ उसके बाप भी रिस्पेक्ट से बात करता है। पंच मार के सोमिन कहती है, तुम कछुआ कहीं के, तुम कैसे किसी और को मारने की बात इतनी आसानी से कह सकते हो? फिर हम जोर को देखते हैं जो उसके इस बिहेवियर को देखकर गुस्से में कहता है, आखिर ये छोटी सी चूहा कहाँ से आया है? बोल के उसके ऊपर अटैक करके उसे दीवार में घुसा देता है, जो देखकर नामगोंग उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन उसे भी जोर बड़ी आसानी से पेल देता है। इस फाइट के बीच म्यून भी मार खाने के लिए कूदता है, फिर वो होता जो होना चाहिए था, उसे भी जोर बड़ी आसानी से हरा देता है। जिन सभी को देखकर जोर हंसते हुए कहता है, तुम मेरे अपोस्टल हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए छूट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी बार बार अपना लाइन क्रॉस कर रही है, उसे एक अच्छी सबक सिखाने की जरूरत है, नहीं तो तुम उसके वजह से फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। जो सुन के नामगोंग उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ट्राई करने लगता है, लेकिन वो उसके पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाता। ठीक है, अब मेरा ऑफर थोड़ा चेंज हो गया है, तुम उसे अनजान बच्चे की लाइफ को चूज करोगे या तुम्हारे बेटी और दोस्त की लाइफ को? तुम्हें कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। जो सुन के नामगोंग पहले तो उसे चिल्ला के गाली देता है, फिर देखते हैं वो गॉब्लिन लॉर्ड के हार्ट को उसके तरफ फेंकता है। इसका मतलब वो अभी तक इसे सोमिन को नहीं दिया था, छुपा के रखा था। तभी गॉब्लिन लॉर्ड के हार्ट अपने आप ही सोमिन के बॉडी अंदर अब्सॉर्ब होने लगता है, जो देखकर जोर हंसते हुए कहता है, मुझे पता ही था ये वो लड़की ही होगा। जो देखकर नामगोंग गुस्से में मन में कहता है, जैसा मुझे लगा था वो सभी सोमिन के बारे पहले से सब जानते थे, फिर भी इसे चेक करने के लिए इस सिचुएशन क्रिएट किया। फिर वो थोड़ा सा शांत होकर सोमिन को कहता है, सोमिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा ही इन सभी सिचुएशन से दूर रखना चाहता था, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सभी मेरा फॉल्ट है। जो सुन के सोमिन कहती है, फादर ये इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है और फ्यूचर में भी आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, मैं हमेशा ही आपके सभी बात के ऊपर ट्रस्ट करूंगी। तभी अचानक से उसकी मदर का स्पिरिट आगे उसे जोर के पावर से छुड़ा देती है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, वो सोल सोमिन की अवेकिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। मैजिक पावर है, ट्रांसफॉर्मेशन और परसेप्शन मैजिक, जो देखकर नामगोंग भी कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है। फिर सोमिन दोनों हाथ से अलग अलग मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, यहाँ जिसका गलती है वो कोई और नहीं तुम हो। इतना बोल के वो कमेहामेहा जैसा अटैक जोर के ऊपर करती है। जिस अटैक को आता हुआ देखकर जोर मुस्कुराते हुए उस अटैक को पूरा अब्सॉर्ब करके नलिफाई कर देता है और कहता है, नामगोंग तुम्हारी बच्ची कितनी क्यूट है। ये एक हाई लेवल स्पिरिट मैजिक अटैक था, नहीं ये एक मिथिक लेवल मैजिक था। फिर जोर नामगोंग को आजाद करते हुए कहता है, नामगोंग लगता है तुम्हें अपने से ज्यादा किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को ढूंढ लिया है। और उसे दूर से देखकर सोमिन कहती है, वहां से हिलना मत, लेकिन माना का ओवर यूज होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर जोर कहता है, ये तो होना ही था, परसेप्शन मैजिक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है। तुम अभी छोटी बच्ची हो और तुम्हारा मैजिक पावर कुछ समय पहले ही अवेकन हुआ है, इसलिए इस पावर को मेंटेन करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये बोलने के बाद वो सोमिन के बॉडी के अंदर माना को डालकर उसे ठीक करने लगता है, जो देखकर पीछे से नामगोंग उसे गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी बेटी को टच मत करना, तुमने ऐसा किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हाई बीइंग्स हो,
फिर भी मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। उसे इतना गुस्सा करता हुआ देखकर जोर कहता है, मेरा इरादा तुम्हारी बेटी के साथ शुरू से कुछ गलत करने का नहीं था, मैं तो सिर्फ उसका हेल्प ही करना चाहता हूँ। बोलकर वो सोमिन के अंदर माना को इंजेक्ट करके उसे ठीक कर देता है। फिर वो कहता है, तुम्हें अपनी बेटी को शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे लगता है सभी हाई बीइंग्स इसे पसंद करने लगे हैं, इसलिए वो तुम्हें इस बार जाने देंगे। इसका मतलब तुम समझ चुके हो। तुम्हें अभी से सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, उन सभी हाई बीइंग्स से भी जो इसके पावर को देखकर लालच कर रहे हैं, उनसे भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो सुनकर नामगोंग उसे कहता है, और मैं तुम्हें बोल देता हूँ, एक हाई बीइंग्स होकर मेरे ऊपर इस तरह से नजर नहीं रखनी चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा? जो सुनकर जोर उसकी तरफ एक पिल फेंकता है जिसका नाम है गॉब्लिन सिटाडेल क्रिस्टल बॉल। फेंक के कहता है, ये क्रिस्टल को गॉब्लिन की रिचुअल पूरा होने के बाद बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए हाई बीइंग्स ने तय किया था तुम्हें इस आइटम को देने के लिए, लेकिन पहले मैंने सभी को मना कर दिया था। लेकिन इस बार मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड दे देता हूँ। क्या ऐसा करके मैं तुम्हारा एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट गॉड बन पाऊंगा? फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, मैं आगे भी तुम्हें इस तरह देखता रहूंगा, मेरी जीत तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। बोल के वो वहां से चला जाता है। जोर के चले जाने के कुछ समय बाद सोमिन नींद से अचानक उठकर हड़बड़ी में कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं श्योर हूँ कि मैं जोर के साथ फाइट कर रही थी। जो सुनकर म्यून उसे कहता है, बिल्कुल, तुम उसके साथ फाइट में माना ओवरलोड की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर सोमिन कहती है, आपने ठीक कहा, लेकिन वो बच्चा कहाँ गया? क्या वो हमारे साथ नहीं आया है? तभी म्यून उस बच्चे के बारे में सोचकर उसे कहता है, क्या वो बच्चा जिसका नाम होसोंग था? बड़े भाई ने उसे दाजेओन के एक शेल्टर में रखकर आया है। जो सुनकर सोमिन गुस्से में नामगोंग के बाल खींचते हुए कहती है, मैंने आपसे कहा था उसे हमारे साथ लाने के लिए। फिर नामगोंग कहता है, हमारे साथ आने से ज्यादा उसके लिए दाजेओन शेल्टर बहुत ज्यादा सेफ होगा। और वो मन में कहता है, आर्मी सोल्जर जिन सोह्यूक, उसके वजह से दाजेओन शेल्टर पूरे साउथ कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। फिर वो सोमिन से कहता है, दाजेओन के अंदर जिन सोह्यूक नाम का एक आदमी रहता है जिसे मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से जानता हूँ, और उस पर मैं पूरा ट्रस्ट भी करता हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो सुनकर सोमिन कहती है, आप कह रहे हो दाजेओन शेल्टर एरिया सेफ है, तो हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तभी नामगोंग कहता है, क्योंकि सोल के अंदर फर्स्ट हेल गेट ओपन होने के बाद कुछ न्यू पोर्टल ओपन हो गया था जिसे डंजन कहते हैं। अगर हम कोई बड़ी डिजास्टर को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें किसी डंजन को क्लियर करके उसका रिवॉर्ड हासिल करना पड़ेगा। तभी म्यून उससे पूछता है, बड़े भाई नामगोंग, क्या आप हायर बीइंग के अपोस्टल हो? नामगोंग इसका जवाब हाँ देता है। जवाब पाकर वो कहता है, तो इसके बाद हमें अभी क्या करना चाहिए? जो सुनकर नामगोंग बाहर देखते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ताकत पर बनने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तभी रेडियो से आवाज आती है, आज का ब्रेकिंग न्यूज, अपोकलिप्स की वजह से 4-5 ट्रेन पटरी से उतरकर सड़क में आ चुकी है, इसलिए आज चारों तरफ रास्ता ब्लॉक रहेगा और जरूरत न हो तो घर से मत बाहर निकलना। जो सुनकर म्यून नामगोंग को कहता है, बड़े भाई लगता है हाईवे से सोल जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, लेकिन हमारे साथ सोमिन भी है, इसलिए हमें नेशनल वे से जाना पड़ेगा। तभी उनकी कार के ऊपर अचानक एक गॉब्लिन उड़ते हुए आकर टकराता है। जो देखकर म्यून चिल्लाकर कहता है, सोमिन क्या तुम ठीक तो हो? सोमिन कहती है, बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर नामगोंग कार से बाहर आकर मन में कहता है, लगता है कुछ बदमाश लोग आसपास घूम रहे हैं। तभी उसके पास से एक एरो बहुत तेजी से जाकर उसके पीछे एक गॉब्लिन को लगता है जिसने वो एरो चलाया था। वो लड़का नामगोंग से इसके लिए माफी मांगते हुए कहता है, आपके पीछे से अचानक एक मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा था, इसलिए मैंने गड़बड़ी में उसके ऊपर अटैक कर दिया। इससे आपको कुछ परेशानी हुई तो मुझे माफ कर देना। फिर नामगोंग उसे देखकर कहता है, बात करने से पहले क्या तुम्हें अपना बो नीचे नहीं रखना चाहिए? जो सुनकर वो लड़का फिर से नामगोंग से इसके लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी नामगोंग उससे कहता है, क्या वो तुम ही हो जिसने इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा है? जो सुनकर वो लड़का कहता है, बिल्कुल, मैंने ही इन सभी को मारा है। फिर म्यून कार से नीचे आते हुए गॉब्लिन को देखकर कहता है, तुम्हारी आंखें सच में अच्छी हैं। अभी लगभग आधी रात हो चुकी है, फिर भी तुम्हारा निशाना सभी मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट में लगा है। इसी बीच नामगोंग उसे देखकर मन में कहता है, एक ऑर्डिनरी इंसान ऑर्डिनरी बो और एरो से इतने सारे मॉन्स्टर को मार नहीं सकता। ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड इंसान ही कर सकता है। ऐसा हुआ तो मुझे इसके बारे में पता होगा। जो सोचकर वो उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लड़का कहता है, मेरा नाम है जियोआनन ग्योंगिन। भाई का नाम बहुत सख्त है। तभी म्यून उससे कहता है, तुम इस खतरनाक अपोकलिप्स के बीच कहाँ जा रहे हो? गवर्नमेंट ने तो सबको घर में रहने के लिए बोला था। जो सुनकर जियोआन कहता है, मैं सोल जाने के लिए घर से निकला हूँ, वहाँ मेरे फादर हॉस्पिटल में है और मैं उनके साथ कुछ समय से कॉन्टेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। नामगोंग उसे देखकर मन में सोचता है, तभी मैं बोलूं, इसके जैसा टैलेंटेड इंसान मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में क्यों नहीं मिला? ये बिल्कुल सोमिन की तरह मारा गया था। फिर वो कहता है, तुम जिस बाइक से सोल जाना चाहते हो, लेकिन इससे तुम वहां जा नहीं पाओगे। मरना नहीं चाहते तो अपने घर के अंदर जाकर रहो। तभी जियोआन कहता है, आप लोगों को देखकर लगता है आप सोल जाने वाले हो, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं बाद में आपको इसके लिए जरूर रीपे करूंगा। जो सुनकर नामगोंग कहता है, तुम मुझे क्या पे करोगे? तभी जियोआन एक मिस्टीरियस स्टोन निकाल कर कहता है, मैं आपको ये दूंगा। मुझे असल में नहीं पता ये क्या है, मुझे ये मॉन्स्टर को मारने के बाद मिला था।
था। फिर म्यून स्टोन को देखकर कहता है, क्या सिर्फ एक पत्थर? मैं और बड़े भाई कोई भी यहाँ पत्थर को पसंद नहीं करते। तभी नामगोंग उससे तेजी से पत्थर को लेकर कहता है, जरा रुको, तुमने क्या कहा? ये पत्थर गॉब्लिन को मारने के बाद ड्रॉप हुआ है। नामगोंग को ऐसा करता हुआ देखकर म्यून तुरंत बात को घुमाते हुए कहता है, मैं और बड़े भाई हमेशा से ही कीमती पत्थर कलेक्ट करते आए हैं। क्या मैंने ठीक कहा बड़े भाई? लेकिन नामगोंग उसकी बात को नजरअंदाज करके उस पत्थर को देखकर कहता है, इस स्टोन को इस वक्त अपीयर नहीं होना चाहिए था। फिर नामगोंग उसे कार में बिठा के सियोल की तरफ जाते हुए उसको कहते हैं, तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो? फिर जियोन कहता है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच में जब एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा था तभी उसके अंदर से ये पत्थर निकल के आया था। इसके बाद नामगोंग हमें इस स्टोन के बारे में बोलता है, ये स्टोन एक एजिलिटी रूइंस है। इसका मतलब इस रूइंस के मदद से किसी का भी एजिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन इस एपोक्लिप्स के टाइम पर दो तरीके का इस्तेमाल करके ताकतवर बन सकता है। पहला है नेचुरली और दूसरा है स्टैट्स को इंक्रीज करके। फिर हमें इस स्टोन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्टोन नाम लो ग्रेड एजिलिटी रूइंस। इसके मदद से कोई अपने एजिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, जो देखकर नामगोंग मन में कहता है, नेचुरली जो स्ट्रांग होते हैं वो लोग बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड पैदा होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा ही स्पेशल होते हैं। और दूसरी तरफ स्टैट्स को कोई भी फाइट करके इंक्रीज कर सकता है। फिर भी लोगों के बीच रूइंस का वैल्यू टैलेंट से ज्यादा है। हाउएवर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के भी रूइंस मिलने का चांस बहुत ज्यादा कम होता है। फिर वो जॉन को कहता है, वेल, तुम्हें रूइंस ऐसे ही मिल जाए इसका कोई भी सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब ये किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद ड्रॉप हुआ था। जो सुन के जॉन कहता है, क्या ये एक रेयर आइटम हो सकता है? लेकिन नामगोंग उसके बात को इग्नोर करके मन में सोचता है, जरा रुको, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये स्टोन उसके लक के वजह से ड्रॉप हुआ है। इतना सोच के वो उससे पूछता है, तुम आर्चरी किससे सीखे हो? नामगोंग को लगता है उसने सभी गॉब्लिन को वाइटल पॉइंट में अटैक करके मारा था, इसलिए शायद रूइंस ड्रॉप हुआ है। जो सुन के जॉन कहता है, मेरा पापा नेशनल आर्चरी के फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और मैंने अपने पापा से ही आर्चरी को सीखा है। कुछ समय पहले पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो अभी सियोल के हॉस्पिटल में है। जो सुन के म्यून कहता है, क्या नेशनल आर्चरी रिप्रेजेंटेटिव सच में? क्या तुमने तुम्हारा लास्ट नाम जियोन कहा था? तो तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक बैठता है। फिर जियोन कहता है, मेरे पापा का नाम जियोन ताएहो है। उसके बाद सुन के नामगोंग सोचता है, पहले उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था, लेकिन इस बार मैं कंफर्म हूँ कि ये जियोन ताएहो का बेटा है। मेरे पास्ट लाइफ में जियोन ताएहो को सब लोग रन मास्टर कहते थे। तभी उसे एक रियल डिसऑर्डर हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए दुनिया भर के सभी क्लैन एकत्र हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी उसे ठीक नहीं कर पाया, जिससे वो 7 साल के लिए कोमा में चला गया था। तभी सभी सिविलियंस मिलके उसे ठीक करने के लिए प्रेयर करने लगे। फिर 8 मार्शल स्टार, जिसको मैं अभी तक अपोस्टल बोलता आया हूँ, उसमें से एक संतस एरिका ने अपना काफी ज्यादा पैसा खर्च करके एक एलिक्सर को उसके लिए खरीदा, लेकिन वो पीछे से संटेस होने के बाद भी उसने उसे मार डाला, क्योंकि जियोन ताएहो ने उसके क्लैन ज्वाइन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। प्रेजेंट में वो सोचता है, लेकिन इस बार सभी चीज बहुत ज्यादा अलग होगा। तभी म्यून कहता है, क्या हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे? लेकिन नामगोंग उसे कहता है, नहीं, हमें पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई जानने वाला यहाँ आ चुका है। जो सुन के जॉन घबराते हुए कहता है, आपने मुझे वादा किया था कि पहले आप मुझे अपने पापा के पास ले जाओगे। अगर ऐसा न हो, कुछ बुरा हो जाए और मैं तब तक वहां पहुंच ना पाऊं। तभी नामगोंग कहता है, अभी वहां जाने से कुछ नहीं बदलेगा। गॉब्लिन को देखते हुए पूरे सियोल के अंदर गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी को देख रेख पर लगा दिया है। इस खतरनाक समय पर हर गवर्नमेंट पहले हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए तुम शांत हो सकते हो। तुम देख ही सकते हो, सड़क हॉस्पिटल से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कुछ समय तक तुम्हें हमारे साथ रहकर मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा। जो सुन के पीछे से जॉन कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर नामगोंग उसे कहता है, मैं तुम्हारे फादर को एक एलिक्सर से बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर दूंगा। जिससे हैरान होकर वो कहता है, क्या एक एलिक्सर? फिर नामगोंग कहता है, जिसका कॉस्ट है 4 लाख डीमन हेड। इतने सारे हेड को जुटाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा तो समय लगेगा। फिर गाड़ी चलाते हुए म्यून कहता है, जॉन तुम्हारा लक बहुत बढ़िया है, हम लोग भी एक डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे थे। सोमिन भी उसे कहती है, मेरे फादर का ये सेकंड लाइफ चल रहा है, तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हें फायदा ही मिलेगा। सेकंड लाइफ सुन के वो मन में कहता है, ये कैसी बकवास बात कर रही है। फिर वो कहता है, आप मान लो हमने डीमन हेड को इकट्ठा कर लिया, फिर हम कहाँ से एलिक्सर को खरीदेंगे? नामगोंग उसे रिप्लाई देता है, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें वो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि लगभग वो यहाँ पर आ चुका है। तभी कोई बहुत स्पीड में नेशनल हाईवे के बीच सुपर हीरो लैंडिंग करता है, जो देखकर वो तीनों घबराते हुए कहते हैं, क्या ये कोई पावरफुल मॉन्स्टर था? नामगोंग कहता है, बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ आया है। फिर जिसने सुपर लैंडिंग किया था, हम उसे देखते हैं, जो कोई और नहीं लिटिल यक्षा होता है, जो खा पी के बड़ा हो चुका है। वो सभी के सामने ऑरा फार्मिंग करते हुए हंसते हुए कहता है, हे ह्यूमन, मैं सभी को एक बार ही बोलूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनो। अब से तुम सभी को गॉड्स का अपोस्टल लीड करेगा। और हर बार हेलगेट खोलने के बाद उतने में एक लड़की चिल्ला के कहती है, सभी जल्दी से भागो, ये एक मॉन्स्टर है। जो सुन के यक्षा गुस्से में यक्षा's रोअर स्किल का इस्तेमाल करके उस तरफ के सभी इंसान को एक झटके में मार डालता है और कहता है, मैंने तुम सभी को पहले कहा था मेरे बोलने के वक्त शांत रहने के लिए। फिर वो बोलता है,
क्या तुम लोग नहीं जानते जब कोई बात करता है तब उसे ध्यान से सुनना चाहिए, इसके बाद सब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तुम सभी के दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मैं तुम सभी को कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन फॉर्मेलिटीज के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपोस्टल बनने के रूल्स बिल्कुल आसान होगा। लेकिन तभी साइड से एक कार हॉर्न मारता है, जो सुन के वो गुस्से में कहता है, ये कौन घटिया आदमी जो मेरे बात के बीच हॉर्न बजा रहा है। जो सुन के नमगोंग कार से बाहर आते हुए कहता है, ये घटिया आदमी मैं हूँ, तू छोटी सी चूहा मुझे घटिया आदमी बोल रहा है। नमगोंग को देखकर उसका ऑरा नेगेटिव में चला जाता है। फिर नमगोंग कहता है, तुम बेकार यक्षा कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। और उसके पीछे से म्यून कहता है, बड़े भाई आपने जिस यक्षा के बारे में पहले बताया था क्या ये वही है? ये तो गॉब्लिन से बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। अपना ऑरा कम होता हुआ देखकर याक्षा अपना ऑरा बढ़ाकर नमगोंग के पास आते हुए म्यून को कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे कमजोर गॉब्लिन के साथ कंपेयर करने का? तुम सच में एक बदतमीज इंसान हो। फिर वो नमगोंग के कंधे में हाथ रखकर धीरे से डरते हुए उसके कान में कहता है, बड़े भाई नमगोंग, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आने वाला हूँ? प्लीज पहले मैंने जो भी बोला था उसके लिए मुझे माफ कर दो। अभी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जो सुन के नमगोंग कार्टून सा फेस बनाकर कहता है, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए तुम जल्दी अपने दिल से पूरा पोटली को खाली कर दो। सिचुएशन का फुल इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। जो सुन के यक्षा घबराते हुए कहता है, हम दोनों अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, फिर भी तुम मुझसे मेरा पोटली खाली करना चाहते हो। फिर नमगोंग उसके कान के पास आके कहता है, इसे छोड़ो, तुम इसके बदले में क्या मुझे एक एलिक्सर दे सकते हो? जो सुन के यक्षा कहता है, उसका प्राइस 4000 डीमन हेड है। मुझे लगता नहीं है अभी तुम्हारे पास इतना होगा। जो सुन के नमगोंग उसे डराते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे हाथ में चाकू का दर्द खत्म हो चुका है। जिससे डरते हुए यक्षा कहता है, इस बार मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, जिससे एक रूल को तोड़ने जैसा हो जाएगा। तुम तो इसे समझ सकते हो। उन दोनों को दूर से जॉन देखकर म्यून को कहता है, जो इतने सारे इंसान को पहले मार डाला था, उसके साथ वो इतने समय तक किसके बारे में बात कर रहा है? जो सुन के म्यून कहता है, बड़े भाई का ये सेकंड लाइफ है, इसलिए उसका थोड़ा सा अजीब होना तो बनता है, और तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लगता है उन दोनों का बात खत्म हो गया। फिर यक्षा जाकर फिर से लोगों को समझाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ नमगोंग को सोमिन पूछता है, डैड आप इतने समय तक क्या बात कर रहे थे? नमगोंग उसे पोटली दिखाकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उससे सर्वाइवल के लिए आइटम खरीद रहा था। फिर वो पास में डंजन को देखकर कहता है, इस पोटली में जो चीज है वो हमें डंजन के अंदर जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ेगा। तभी अचानक से जियोन सर पकड़ के कहता है, सडनली मेरे दिमाग के अंदर यक्ष, आमर, डंजन के सभी इन्फॉर्मेशन आने लगा है। अपोक्लिप्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में तेजी से आने लगा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जो सुन के नमगोंग यक्ष को देखकर कहता है, क्यूरियो, अपोक्लिप्स के सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के दिमाग के अंदर डालना शुरू कर दिया है। इस तरह सभी गॉड ने अपोक्लिप्स का ऐलान कर दिया है। और यक्ष वहां हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, इंसान इस क्राइसिस में अच्छी तरीके से जीना। नमगोंग की बात सुन के जॉन मन में कहता है, क्या ऐसे सभी के माइंड में इन्फॉर्मेशन को भेजना पॉसिबल भी है? ऐसा हुआ तो सेकंड लाइफ वाली बात भी रियल हो सकती है। तभी पीछे से म्यून कहता है, बड़े भाई हम कार का क्या करें? क्या हमें इसे यहाँ छोड़ देना चाहिए? जो सुन के नमगोंग कोट निकालते हुए कहता है, नहीं म्यून, तुम इसे लेकर लो। तुम डंजन के अंदर कार को ड्राइव करोगे, जिसके बारे में सोचकर वो बिल्कुल घबरा जाता है। फिर नमगोंग उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम हमारे साथ डंजन नहीं आओगे। सिंचॉन में हेल गेट खुलने वाला है, तुम वहाँ जाओगे। हम लोग डंजन को क्लियर करके सीधा वहाँ मिलेंगे। जो सुन के म्यून उसे कहता है, क्या बच्चे तुम्हारे साथ फाइट करेंगे डंजन के अंदर जाकर? लेकिन मैं एक एडल्ट होकर मैं बच्चों को ऐसे खतरनाक जगह में फाइट करने के लिए छोड़ कैसे सकता हूँ? तभी नमगोंग बोलता है, तुम बच्चों की चिंता मत करो, सिंचॉन में हेल गेट खुलने वाला है, इसलिए तुम वहाँ अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। फिर वो और एक कोट पहन के कहता है, हमारे पहले फाइट से तुम इतना तो जान गए हो, हेल गेट के अंदर से फिक्स नंबर मॉन्स्टर बाहर आता है। हम लोग उस पोर्टल को जल्दी बंद कर दिया था, लेकिन कभी कभी सभी मॉन्स्टर एक साथ पोर्टल के अंदर से बाहर आ जाता है। उसे द टाइम ऑफ डस्क कहते हैं, और ये घटना वहाँ होने वाली है। जो सुन के हैरान होकर म्यून कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हुआ तो हम सभी मॉन्स्टर को मार भी डालें, फिर भी डैमेज उतना ही रहेगा। तभी नमगोंग कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा मैं किसी कारण की वजह से वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। जो सुन के म्यून खुश होकर कहता है, बड़े भाई इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जो देखकर नमगोंग मन में कहता है, मैं श्योर हूँ उसे वहाँ बहुत सारे कैजुअलिटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस सिचुएशन से हम बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, जिससे हम जियोन के लिए एलिक्सिर खरीद पाएंगे, और इस तरीके से हम रन मास्टर जियोन तैहो को अपने तरफ कर पाएंगे। फिर वो कहता है, वेल देन पहले हम डंजन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुम्हारे साथ सिंचॉन में मिलेंगे। तो सोमिन और जियोन जल्दी मुझे फॉलो करो। इसके बाद सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ जियोन एक मॉन्स्टर को मार के सोमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में ये छोटी बच्ची मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पा रही है? और वो सोचता है, क्या मैं जिस रियलिटी को जानता था वो खत्म हो चुका है? तभी सोमिन नमगोंग को बुलाते हुए कहती है, डैड आपने तो मुझे नहीं कहा था ये ज़ॉम्बी डंजन से बाहर भी आ सकता है। ये बिल्कुल किसी लाइव एक्शन अंडरवर्ल्ड गेम जैसा लगता है, जिसको मैंने रील्स में देखा था। जो सुन के पीछे से जियोन कहता है, सोमिन तुम इतने सारे ज़ॉम्बी से मिलने के बाद भी इतना शांत कैसे हो? फिर सोमिन उसे कहती है, हमारे जमाने के बच्चे ज़ॉम्बी से नहीं डरते,
क्योंकि वो सभी अंडरवर्ल्ड ज़ॉम्बी गेम खेलते हैं। मैंने इस गेम को कभी कभी लाइव स्ट्रीम भी किया था। तभी पीछे से जियोन कहता है, क्या तुम वही पॉपुलर गेम के बारे में बात कर रही हो? मैं भी उस गेम खेलने में बहुत बढ़िया हूँ। फिर सोमिन कहती है, मैं इस गेम में बहुत टैलेंटेड हूँ। उस गेम में सिर्फ फ्लेम नाम का एक बंदा है जो मुझसे अच्छा खेलता है, बाकी सभी नूब हैं। तभी साइड से नामगोंग उसे कहता है, सोमिन तुम मैजिक पावर का ज्यादा यूज मत करना, इससे तुम पहली बार की तरह माना ओवरलोड की वजह से बेहोश हो सकती हो। सोमिन उसके बात को मान लेती है। इसके बाद वो एक पिलर के पीछे से छुप के जियोन को ज़ॉम्बी के ऊपर एरो से अटैक करने को कहता है। ऑर्डर पाकर जियोन भी एरो मार के 2-3 ज़ॉम्बी को तुरंत निपटा देता है, जो देखकर नामगोंग कहता है, तुम्हारा एरो बिल्कुल सभी ज़ॉम्बी के हेड पे लगा है। क्या तुम अपने फादर की तरह प्रोफेशनल एथलीट बनने का कोशिश कर रहे थे? फिर जियोन उसे कहता है, नहीं, मैंने गॉब्लिन के आने से कुछ टाइम पहले ही आर्चरी को सीखना शुरू किया था। जैसे मैं बो को उठाता हूँ वैसे ही मुझे टारगेट बड़ा लगने लगता है। जो सुन के नामगोंग मन में कहता है, क्या उसने अपनी आर्चरी स्किल को अवेकन कर लिया है? मुझे लगा था इसका टैलेंट जियोन तैहो के जैसा किसी रून से आया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। इतना सोचते वो कहता है, क्या तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस कर पा रहे हो? फिर जियोन कहता है, ऐसा कुछ महसूस तो हो रहा है, लेकिन मैं ठीक से कह नहीं सकता। जब मैं इसके लिए श्योर हो जाऊंगा तब आपको इसके बारे में बता दूंगा। तभी सोमिन का ध्यान जाता है ज़ॉम्बी के बीच रिवॉर्ड के ऊपर, जिसे देखकर वो कहती है, डेड रिवॉर्ड चेस्ट अपीयर हो चुका है। बोल के वो कुछ नहीं सोच के तेजी से सभी ज़ॉम्बी को अपने मैजिक पावर से मारते हुए रिवॉर्ड बॉक्स की तरफ जाते हुए कहती है, सबसे पहले मैं जाकर रिवॉर्ड बॉक्स को ओपन करूंगी। जो देखकर पीछे से नामगोंग उसे चिल्ला के कहता है, नहीं सोमिन, ऐसा मत करो। लेकिन सोमिन फाइट के वजह से उसके आवाज को सुन नहीं पाती। जो देखकर नामगोंग मन में कहता है, एक्सप्लोजन की वजह से मेरा आवाज वो सुन नहीं पा रही है। ये बिल्कुल मेरे पास्ट लाइफ के मेमोरी जैसा सीन हो रहा है। और वो रिवॉर्ड बॉक्स को देखकर सोचता है, बॉक्स देखकर साफ पता चल रहा है ये जरूर एक ट्रैप होगा। तभी नामगोंग चिल्ला के जियोन को कहता है, जियोन उस बॉक्स के ऊपर जल्दी शूट करो। जो सुन के तुरंत जियोन उस बॉक्स को टारगेट करके एरो छोड़ देता है। जो एरो सीधा टाइम रहते हुए जाकर उस रिवॉर्ड बॉक्स के ऊपर लगता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट होकर एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सोमिन को देखते हैं। इसे मैं क्या बोलूं, मुझे ही इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है। फिर मार्सेलो धमाके को सरवाइव करके कहती है, ये क्या था? इसके वजह से हमेशा नामगोंग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है ऑथर ने इसको ट्रबल पैदा करने के लिए क्रिएट किया था। फिर नामगोंग उसके पास आते हुए कहता है, भगवान का शुक्रिया कि तुम ठीक हो। फिर नामगोंग उसके लिए परेशान होते हुए कहता है, ये डंजन का एक ट्रैप था। अगर जॉन ने अपने हिट को मिस कर दिया होता तो धमाके की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तभी पीछे से जॉन कहता है, जा सकती थी नहीं, श्योर चला जाता। फिर सोमिन उसे कहती है, उस पागल जॉन को इसके बारे में पता था तो उससे मुझे इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था। जो सुन के आप लोग जॉन का फेस रिएक्शन देख ही सकते हो। मुझे याद रहा तो मैं वो वाला मीम जरूर लगाऊंगा। इसके बाद वहाँ सबको समझ आता है धमाके की वजह से कुछ बुरा सिचुएशन भी बन सकता था। लेकिन तभी नामगोंग उसे कहता है, इसमें तुम्हें कोई भी इंटरनल चोट नहीं लगा, ये सबसे अच्छी बात है। फिर वो धमाके के वजह से एक चाबी बाहर आता है, जिसको उठा के कहता है, ये जरूर बॉस रूम में घुसने का चाबी होगा। इसके बाद वो 3 लोग बॉस रूम के पास चला आता है। फिर नामगोंग गेट खोलते हुए कहता है, ये गूल किंग के रूम का फ्रंट डोर है। और दूसरी तरफ म्यून गाड़ी चलाते हुए कहता है, ट्रैफिक तो खत्म होने की बात ही नहीं कर रहा, बड़े भाई का कार है, नहीं तो मैं यहाँ से भाग के चला जाता। तभी गवर्नमेंट अनाउंस करता है, सोल के सभी सिविलियंस के लिए अनाउंस्ड है कि वो जल्दी शहर के बाहर शेल्टर में चले जाएं। जो सुन के वो बाहर घबराए हुए लोगों को देखकर हैरान होकर आसमान में पोर्टल को देखते हुए कहता है, क्या इतना जल्दी शुरू हो चुका है? तभी आसमान में हेल गेट ओपन हो जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है, द टाइम ऑफ डस्क जल्दी आने वाला है। और उस तरफ नामगोंग और वो दोनों बच्चे बॉस रूम के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम लोग गूल किंग के टूम्ब में एंटर किए हो। और बस यहाँ इस वीडियो खत्म होगा। अगली वीडियो में म्यून के साथ सेकंड मॉन्स्टर वेव की फाइट और नामगोंग के साथ गूल किंग के फाइट को देखने वाले हैं। उस फाइट को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज हाइप कर दो। और ये रहा मेरा एक न्यू वीडियो। एक लड़का जो जन्म से ही क्रिपल पैर के साथ पैदा हुआ, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर जिंदगी भर सिर्फ फार्मिंग करता रहा। लेकिन एक दिन अचानक हुए ट्रैक एक्सीडेंट के बाद वो इसेकाई हो जाता है एक इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में। लेकिन वहाँ एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। कल्टीवेशन करने के लिए उसके पास स्पिरिचुअल रूट तक नहीं था, लेकिन उसके पास था एक स्पेशल स्पिरिट गॉड बॉडी। और इसी ताकत के लिए उसका अपना सिस्टर और सेक्ट लीडर मिलकर उसे बुरी तरह धोखा दे देते हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। हेवंस गार्डनर कल्टीवेशन सिस्टम को अनलॉक करके वो बन जाता है डीमन स्पिरिट समनर और लेता है अपने सिस्टर से सबसे दर्दनाक रिवेंज। इसके बाद तियन क्या करता है, ये जानने के लिए फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पसंद आया तो प्लीज जाकर उस वीडियो को चेक करो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आखिर में बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।